तभी खुशी ने गिटार की बेल्ट को अपने गले में डाल लिया और उसने अपनी फिंगर्स गिटार की स्ट्रिंग पर रख दी और उसकी फिंगर्स गिटार की स्ट्रिंग पर फिसलने लगी। इसी के साथ गिटार से एक प्यारी सा म्यूजिक निकलने लगा। तभी खुशी भी गिटार प्ले करने के साथ साथ अपने मुंह से एक धुन गुनगुनाने लगी। पूरे शांत क्लास में गिटार के साथ साथ खुशी की सुरीली धुन एक मरहम का काम कर रही थी और सब लोग कुछ वक्त के लिए उस धुन में ही खो गए थे। वो धुन बहुत यूनिक और अलग ही थी। अगर कोई उसे गुनगुनाने की कोशिश भी करता तो उससे वैसी आवाज नहीं निकल पाती जो खुशी की वोकल्स से निकल रही थी। और वही खुशी गुनगुनाते हुए हल्की मुस्कान के साथ अपनी चमकती आंखों से बस समीर को देख रही थी। उसके इस तरह देखने से समीर कुछ अनकंफर्टेबल फील करने लगा था। वह अपने आप को नॉर्मल रखने के लिए खुशी के अलावा इधर उधर देख रहा था। उसकी लगातार इस हरकत पर खुशी को भी बड़ा मजा आ रहा था और मुस्कुराते हुए गुनगुना रही थी। तभी समीर तेज आवाज में बोला, ओके डॉट मिस, स्टॉप इट, अब आप अपनी जगह पर जा सकती है। समीर की आवाज सुन खुशी की उंगलियां उसकी गिटार की स्ट्रिंग पर एकदम से रुक गई और वह चुपचाप अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे घूरने लगी। खुशी ने एक्सपेक्ट किया था कि उसकी यह परफॉर्मेंस देखकर समीर उसकी तारीफ जरूर करेगा, लेकिन तारीफ तो दूर की बात, समीर ने उसकी परफॉर्मेंस को अच्छा या बुरा कुछ भी नहीं बोला था, जिसे देख खुशी को समीर पर बेहद गुस्सा आ रहा था और वह उसे गुस्से से घूर रही थी। तभी पीछे से कुछ स्टूडेंट्स एक साथ चिल्लाने लगे, सर वंस मोर डॉट पीएलजेड, वंस मोर। लेकिन समीर के ऊपर इस बात का कोई असर नहीं हुआ और वह सबको इग्नोर कर नेक्स्ट और लास्ट स्टूडेंट का नाम पुकारते हुए बोला, साक्षी मल्होत्रा प्ले द वीणा। यह सुन खुशी गुस्से से समीर को घूरते हुए ही अपनी जगह पर जाकर बैठ गई। और वही साक्षी जो पूरे क्लास में बहुत ही मॉडर्न लड़की थी और बहुत से लड़कों का उस पर क्रश भी था क्योंकि वह बहुत ही खूबसूरत थी और उसकी ड्रेसिंग सेंस ऐसी थी जो उसे हॉट और सेक्सी लुक देती थी। उसके कपड़े हमेशा थोड़े रिवील और टाइट ही रहते थे। साक्षी को रॉक म्यूजिक में ज्यादा पसंद था और वह हमेशा ही क्लासिकल म्यूजिक वालों की मजाक बनती थी। लेकिन समीर की बात सुन साक्षी थोड़ा घबरा गई क्योंकि उसे वीणा का अभी तक नहीं आता था। इससे पहले कि वह वीणा प्ले करके खुद की बेइज्जती कराती, उसने पहले ही समीर को वीणा बजाने से मना कर दिया। उसकी न सुन समीर अपनी आवाज में थोड़ी सख्ती लाते हुए बोला, मिस साक्षी, कोई अपनी मां के पेट से सीख कर नहीं आता है और यहां हर स्टूडेंट कोई परफेक्ट नहीं है और परफेक्ट न होने के बावजूद भी मेरे कहने पर यहां सब आए हैं और अपना परफॉर्मेंस देकर गए हैं, तो आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? मैं कब कह रहा हूं कि आप बिल्कुल परफेक्ट ही कीजिए, लेकिन एक बार यहां आकर ट्राई तो करे, पहले से पहले मना न करे। समीर की डांट सुन साक्षी थोड़ी झेप गई और चुपचाप जाकर वीणा के सामने जाकर बैठ गई। साक्षी को वीणा पर जहां समझ आया उसने वही अपनी फिंगर्स रख दी और उसे बजाने की कोशिश करने लगी। लेकिन कुछ देर और कोशिश करने के बाद भी जब उससे नहीं हो पाया तो समीर ने उसे इंस्ट्रक्शन देते हुए उसे फिंगर्स रखने की सही जगह बताई और फिर एक छोटा सा कोड बताकर उसकी कुछ ही सेकंड की एक धुन निकलवाई। तभी समीर ने अपनी रिस्ट वॉच में टाइम देखा और सबको सबकी जगह बैठने को कहा। समीर कुछ पल रुककर बोला, देखे आप सभी को प्रैक्टिस की जरूरत है, किसी को थोड़ी तो किसी को बहुत ज्यादा, लेकिन प्रैक्टिस की जरूरत आप सभी को है। आप में से कोई भी परफेक्ट नहीं रहा है, सो आई विल सजेस्ट यू कि आप लोग थोड़ी और प्रैक्टिस करें और अपनी डेली प्रैक्टिस को कभी नहीं छोड़े। वेल माई टाइम इज ओवर, सो सी यू टुमारो, बोलकर वह अपना फोन लेकर क्लास से निकल गया और उसके जाने के बाद क्लास के बाकी स्टूडेंट भी क्लास से निकलने लगे। वही खुशी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, वह भी बाकी स्टूडेंट्स के साथ अपनी क्लास फ्रेंड्स की नजरों से बचकर चुपके से क्लास से निकल गई। वही समीर क्लास से निकलकर जैसे ही कॉरिडोर से होते हुए अपने प्राइवेट ऑफिस की ओर जा रहा था, तभी किसी ने उसका हाथ पकड़कर झटके से एक खाली क्लास के अंदर खींच लिया। समीर जिस कॉरिडोर से जा रहा था वह बहुत सन्नाटे वाला था क्योंकि उस कॉरिडोर में जितने भी क्लास थे सब सालों से खाली पड़े थे। किसी में सामान था तो किसी में बेंच ही टूटी हुई पड़ी थी। उन क्लास के अंदर की धूल और जाला देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि सालों से उनकी सफाई नहीं की गई थी। लेकिन वो क्लास वैसे लॉक्ड नहीं थे, बस उसकी कुंडी गिरी रहती थी। समीर अचानक ऐसे एक्शन के लिए तैयार नहीं था, इसलिए वह झटके के साथ उस रूम में एंटर हो गया और वही उसके अंदर आते ही खुशी ने जल्दी से गेट बंद कर दिया। उसकी इस हरकत पर समीर हैरान हो गया और वह गुस्से में उससे बोला, यह क्या कर रही हो तुम, दरवाजा क्यों लॉक किया, पागल तो नहीं हो गई हो? एक टीचर के साथ ऐसी हरकत। समीर की बात को बीच में काटते हुए खुशी एकदम से उसके पास आकर गुस्से में उससे बोली, मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। तुमने मेरी परफॉर्मेंस को कुछ क्यों नहीं बोला, कोई कॉम्प्लीमेंट क्यों नहीं दिया? यह सुन समीर गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, आर यू गोना मेड, इतनी सी बात पूछने के लिए तुमने मुझे यहां लॉक किया है, पागल तो नहीं हो गई हो? खुशी उसके और पास आकर अपनी गुस्से भरी दबी हुई आवाज में बोली, जो पूछा है उसका जवाब दो। समीर उसी के स्टाइल में बेफिक्री से बोला, ओह तो तुम्हें कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो तुम्हारी अक्ल के लिए बता दूं कि कॉम्प्लीमेंट अच्छी चीजों को दिया जाता है, ऐसे ही किसी को भी नहीं। समझ आई मेरी बात? यह सुन खुशी चिढ़ गई क्योंकि उसे खुद पर भरोसा था कि उसने बेस्ट किया था, लेकिन समीर उससे कह नहीं रहा था। लेकिन उसके गुस्से की वजह उसका कॉम्प्लीमेंट को लेकर वाला इशू बिल्कुल नहीं था, बल्कि असल में वह गुस्सा अपनी जेलेसी की वजह से थी। खुशी ने गुस्से में समीर का कॉलर पकड़ लिया और अपनी गुस्से से लाल आंखों से उसे घूरते हुए बोली, ओह तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी? तो क्या तुम्हें उस अंशु की परफॉर्मेंस अच्छी लगी? हाँ, क्योंकि तुम्हें उसके साथ बैठकर बजाने का मौका मिला इसलिए? खुशी की यह बात सुन अचानक ही समीर के सर पर खून सवार हो गया और वह एक नजर अपने कॉलर को पकड़े खुशी के हाथ को देखकर गुस्से में अपने दांत पीसते हुए बोला, तुम होश में तो हो? किसके सामने क्या बकवास कर रही हो? मुंबई, इंडिया। समीर की बात सुन खुशी भी वैसे ही टोन में बोली, जी बिल्कुल होश में हूं कि किससे क्या बोल रही हूं, और आप मेरे होश की फिक्र न करें क्योंकि मैं तो हूं होश में, आप अपना सोचिए क्योंकि आप अपनी कही हुई बात भी भूल गए हैं।
क्या कहा था आपने, जरा याद करिए। आपने बोला था कि आप मुझसे प्यार नहीं करते हैं। और ऐसी कोई भी उम्मीद मैं आपसे न रखूं और अपनी बात से पीछे हट जाऊं, क्योंकि हो सकता है आपको फ्यूचर में कोई पसंद आ जाए। बोलकर वह समीर को देखने लगी और फिर कुछ पल रुककर अपने दांत पीसते हुए बोली, तो क्या तुम्हें ऐसी लड़कियां पसंद आई? अंशु जैसी? हाँ। बोलकर वह गुस्से से समीर को देखने लगी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसा कोई पत्नी अपने पति से नाराज हो और वह अपनी पोसेसिवनेस के चलते अपने पति से उसकी शिकायतें कर करके लड़ रही हो। समीर बस चुप होकर उसे घूर रहा था, तभी वह धीरे से खुशी का हाथ अपनी कॉलर से हटाकर अपनी गुस्से भरी दबी हुई आवाज में बोला, प्रोफेसर हूं तुम्हारा कोई लवर नहीं, तो बी इन लिमिट एंड डोंट क्रॉस योर लिमिट। समीर की बात सुनकर भी खुशी गुस्से से उसे देख रही थी। वह दोनों अपनी आंखों में गुस्सा लिए एक दूसरे को घूर रहे थे। तभी अचानक ही खुशी की आंखों में गुस्से की जगह उसके आंसुओं ने ले ली। समीर को देखते हुए ही खुशी के मुंह से एक सिसकी निकल गई। समीर अपनी आंखें छोटी करके उसे घूरने लगा। तभी खुशी उससे 2 कदम पीछे हटकर बोली, सॉरी मिस्टर सक्सेना, मैं थोड़ा इमोशनल हो गई थी। वो क्या है, मैं आपसे इतना प्यार जो करती हूं तो आपको किसी और के साथ देखकर रह नहीं पाई और गुस्से में आपको पता नहीं क्या क्या नहीं बोल दिया। आई नो यू आर माई प्रोफेसर नोट लवर। बोलकर वह अपने आंसू साफ करते हुए क्लास से चली गई। वही उसके जाने के बाद समीर ने एक गहरी सांस ली और खुद को ठीक किया। समीर बड़े ही सावधानी से रूम से बाहर निकला, क्योंकि अगर कोई भी स्टूडेंट उन्हें नोटिस कर लेता तो उसकी रेपुटेशन पर बात आ सकती थी। समीर ने अपने केबिन में जाकर सबसे पहले अपनी टाई की नोट ढीली की और फिर चेयर पर बैठकर एक ग्लास पानी एक सांस में ही पी लिया। आज जो कुछ हुआ उसके बारे में सोच सोचकर समीर का सर दर्द करने लगा था। कुछ देर बाद जब कॉलेज की छुट्टी हुई थी तो कॉलेज के मैन एग्जिट के पास खड़े होकर अनन्या और कृतिका दोनों खुशी का वेट कर रहे थे। भले ही वह लोग अपनी अपनी कार से आते थे, लेकिन छुट्टी में हमेशा वह लोग एक दूसरे का वेट करते थे। कृतिका एक तरफ खड़े होकर अपने फोन में कुछ स्क्रॉल कर रही थी और वही अनन्या सब स्टूडेंट को जाते हुए देख रही थी। तभी उसका फोन बजा। अनन्या ने चेक किया तो उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया था। अनन्या ने उस पर क्लिक करके देखा तो ऋषभ ने उसे एक मैसेज किया था, वेट मी वाइफी। यह मैसेज पढ़ते ही अनन्या के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। और तभी कृतिका ने भी अपना फोन अपनी पॉकेट में रखा था। अनन्या को इस तरह स्माइल करता देख कृतिका भी हल्का मुस्कुराते हुए बोली, क्या हुआ है, इस तरह खुद ब खुद ही क्यों मुस्कुरा रही हो? अनन्या उसे देखकर कुछ पल रुककर थोड़ी और बड़ी मुस्कान लाते हुए बोली, वह दरअसल ऋषभ लेने आ रहे हैं। यह सुन कृतिका उसे चिढ़ाते हुए बोली, भाई मजे है तुम्हारे भी, वरना इतने ईयर्स हो गए मुझे पढ़ते हुए, मुझे तो भैया ने कभी भी कॉलेज या स्कूल से पिक एंड ड्रॉप नहीं किया। मानना पड़ेगा तुमने अपना प्यार का जादू चलाकर भैया को बदल ही दिया। कृतिका की बात सुन अनन्या अपनी स्माइल छुपाने के लिए इधर उधर देखने लगी। वही उसकी इस हरकत पर कृतिका उस पर हंसते हुए बोली, ओह माय गॉड, तुम ब्लश कर रही हो। तुम्हारी शादी को ऑलमोस्ट 6 मंथ हो गए हैं और तुम आज भी भैया के कारनामे सुन न्यूली वेड कपल की तरह ब्लश कर रही हो। तभी अनन्या की नजर सामने से आ रही खुशी पर गई। उसे देखते हुए अनन्या की स्माइल एकदम से गायब हो गई और वह धीरे से बोली, ऋषि। यह सुन कृतिका ने भी उस डायरेक्शन में देखा जहां से खुशी आ रही थी। उसे देखते हुए अनन्या की तरह कृतिका की भी स्माइल एकदम से गायब हो गई। वह धीरे से बोली, इसे क्या हुआ? बोलकर वह और अनन्या खुशी की ओर बढ़ गए। खुशी को देखते हुए कृतिका बोली, यह तेरी शक्ल पर 12 क्यों बजे है? क्या हुआ है? किसी ने कुछ बोला क्या? यह सुन खुशी ने बस अपना सर नमे हिला दिया और धीरे से बोली, नथिंग। बोलकर वह आगे बढ़ने लगी। तभी कृतिका उसके साथ साथ चलते हुए फिर से बोली, बोलो ना खुशी, क्या हुआ है? खुशी बिना उसकी बात सुने आगे बढ़ने लगी। तभी अनन्या भी खुशी के बराबर में आकर उसके साथ चलते हुए बोली, बोलो ना खुशी, हमारी वजह से नाराज हो क्या? हम में से किसी ने कुछ बोला है क्या? या फिर तुम्हारे क्लास में से? बोलते हुए उसकी नजर सामने खड़े ऋषभ पर चली, जो अपनी टांगे एक दूसरे पर रखकर गाड़ी से टिके हुए खड़ा था। ऋषभ को देख अनन्या की बातें अपने मुंह में ही रह गई। तभी कृतिका और ऋषि ने भी सामने ऋषभ को देखा। वह तीनों उसी की तरफ बढ़ गए। ऋषभ उन तीनों को खुद की तरफ आते देख वह सीधा खड़ा हो गया। तभी कृतिका उसे देखते हुए बोली, हम जा रहे हैं ब्रो। आप अनन्या को लेने आए हो ना? यह सुन ऋषभ ने बस धीरे से अपना सर हिला दिया। तभी कृतिका और ऋषि दोनों ही ऋषभ को बाय बोलकर वहां से अपनी गाड़ी की ओर बढ़ गई। वही आसपास का माहौल देख अनन्या की आंखें गुस्से से छोटी हो गई। मुंबई, इंडिया, कॉलेज। अनन्या की नजर ऋषि और कृतिका से हटकर अपने आसपास गई, जहां आज भी कुछ लड़कियां कॉलेज के मैन एग्जिट के पास खड़े होकर ऋषभ को ही देख रही थी। यह देखकर अनन्या की आंखें गुस्से से छोटी हो गई। अनन्या ने अपनी आंखें छोटी करके एक बार उन घूरते हुए लड़कियों को देखा और एक बार ऋषभ को, जो अपने फोन पर किसी से बात कर रहा था। ऋषभ इतने रिलैक्स होकर फोन पर बात कर रहा था जैसे उसका ध्यान आसपास की किसी भी चीज पर न हो, लेकिन सच तो यह था कि उसका सारा ध्यान अपने फोन और अनन्या पर ही था। ऋषभ को इतना रिलैक्स देखकर अनन्या गुस्से से अपना मुंह फुलाकर कार में जाकर पैसेंजर सीट पर बैठ गई। उसकी इस हरकत को ऋषभ ने अच्छे से नोटिस कर लिया था। उसे ऐसे जाते देख ऋषभ ऑन कॉल बोला, टॉक टू यू लेटर। बोलकर उसने कॉल कट कर दी और फोन पॉकेट में डालकर अपनी गाड़ी में जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। ऋषभ अनन्या के फूले हुए चेहरे को देखकर बोला, व्हाट हैपेंड वाइफी? अनन्या वैसे ही अपने फूले हुए चेहरे के साथ कुछ पल रुककर बोली, अब भी क्यों आए हो? थोड़ी देर और बात कर लेते बाहर खड़े हुए, ताकि उन चुड़ैलों को थोड़ा और टाइम मिल जाता तुम्हें देखने का। और 1 मिनट तुम मुझे यहां क्यों पिक करने आए? ड्राइवर को भी तो बोल सकते थे ना तुम्हें। इसके आगे अनन्या कुछ कहती ऋषभ उसकी बात काटते हुए अपनी एक आईब्रो ऊपर करके बोला, आर यू जेलस वाइफी? अनन्या अपना मुंह बनाकर बाहर देखते हुए बोली, क्या फर्क पड़ता? अनन्या का यह टिपिकल वाइफ वाला बिहेवियर देख ऋषभ ने एक गहरी सांस ली और धीरे से बोला, पहले बताना चाहिए था ना। उतरो।
यह सुन अनन्या को कुछ समझ नहीं आया और वह मुड़कर एक कंफ्यूजिंग लुक के साथ ऋषभ को देखने लगी। उसे ऐसे देखते देख ऋषभ कार अनलॉक करते हुए बोला, उतरो। बोलकर वह खिड़की खोलकर कार से उतर गया। अनन्या थोड़ी तेज आवाज में बोली, कहां जा रहे हो? बोलकर वह भी कार से उतर गई। कार से निकलकर अनन्या के मन में एक बात आई, कहीं यह गुस्से में आकर इन लड़कियों के साथ कुछ कर न दे, क्योंकि यह तो मॉन्स्टर है। सोचते हुए ही अनन्या को अपने बिहेवियर पर अब पछतावा होने लगा कि क्यों उसने ऋषभ के सामने अपनी नाराजगी दिखाई। अब यह इन लड़कियों को छोड़ेगा नहीं। तभी अनन्या की नजर ऋषभ पर गई जो उसे अपने पास बुलाने का इशारा कर रहा था। यह देख अनन्या अपने धीमे कदमों से उसकी की ओर बढ़ गई। ऋषभ ने एक नजर उन लड़कियों को देखा जो अभी भी पागलों की तरह मुस्कुराते हुए जैसे देख रही थी। ऋषभ को अपनी ओर देखता पाकर उन लड़कियों की आंखों में चमक आ गई। उन लड़कियों की स्माइल देख ऋषभ के फेस पर डेविल स्माइल आ गई। वही अनन्या जैसे ही ऋषभ के पास पहुंची तो ऋषभ ने उसको कमर से पकड़कर एक झटके से खुद से सटा लिया और अगले ही पल उसके नाजुक लिप्स पर अपने हार्ड लिप्स रख दिए और उसे किस करने लगा। उसकी इस हरकत पर अनन्या की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थी। अपने सामने यह नजारा देख कई लड़कियों के एक साथ दिल टूट गए, खासकर उनके जिन्होंने अभी कुछ देर पहले ऋषभ को अपना क्रश बना लिया था। वहां आसपास कई सारे लोग जमा हो गए और जाते हुए लोग अपनी जगह रुककर एक प्यारी सी स्माइल के साथ अपने सामने यह रोमांटिक सीन देखने लगे। करीब 5 से 6 मिनट बाद जब अनन्या को सांस लेने में प्रॉब्लम हुई तो ऋषभ ने धीरे से उसके होठों को छोड़ा और एक नजर आसपास देखकर सबको एक डेविल स्माइल पास की और अनन्या को देखकर अपनी एक आई विंक कर दी। अनन्या उसकी इस हरकत पर पहले ही बहुत हैरान थी और अब उसके गाल शर्म से लाल हो गए थे। शर्म की वजह से उसे हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वह नजर उठाकर सबको देखे। वही ऐसी हरकत करने के बाद ऋषभ को रिलैक्स देख अनन्या को अब उस पर चिढ़ हो रही थी और थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था कि उसने उसके कॉलेज के सामने उसे किस की थी। अब सब उसके बारे में क्या सोचते होंगे। तभी ऋषभ अनन्या को अपनी गोद में उठाकर कार में ड्राइविंग सीट बैठ गया, लेकिन इस बार अनन्या पैसेंजर सीट के बजाय ड्राइविंग सीट पर बैठे ऋषभ की लैप पर बैठी थी और उसका सर ऋषभ के सीने से टिके हुए था। उसका चेहरा सामने था। अनन्या की हाइट ऋषभ से इतनी छोटी थी कि वह ऋषभ की लैप पर बैठकर उसके कंधे से बस थोड़ा ऊपर तक ही आती थी और इस वजह से उसे अपनी लैप पर बैठाकर भी ऋषभ को ड्राइविंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। उसे बस यह फील हो रहा था जैसे कोई छोटी बच्ची उसकी गोद में बैठी हो। अनन्या का सर ऋषभ की चेस्ट पर लगा हुआ था। तभी ऋषभ कार स्टार्ट करते हुए अनन्या के कान के पास जाकर धीरे से बोला, अब क्यों मुंह फूला हुआ है? सरप्राइज पसंद नहीं आया क्या? यह सुन फिर से अनन्या के गाल शर्म से लाल हो गए, लेकिन फिर वह सामने देखते हुए ही अपने मुंह का पाउट बनाकर बोली, क्या जरूरत थी सबके सामने किस करने की? अब पता नहीं लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। आई मीन ज्यादातर लोगों को तो पता भी नहीं है कि मैं मैरिड हूं। अब वो लोग क्या सोच रहे होंगे कि क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड, और अगर हस्बैंड हो तो क्या मेरी इतनी जल्दी शादी हो गई है? पता नहीं और क्या क्या सोच रहे होंगे वो लोग। बोलते हुए उसके आवाज में परेशानी साफ झलक रही थी। तभी ऋषभ अपनी ड्राइविंग पर फोकस करते हुए सामने देखते हुए बोला, वाइफी, लोगों के बारे में इतना नहीं सोचते, उनका तो काम ही होता है सोचना। वेल, तुम्हें हमारी शादी डिक्लेयर करने में कोई दिक्कत है? अनन्या कुछ सोचते हुए बोली, नहीं, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर वहां मौजूद लोगों में से किसी ने भी हमारा SMS बनाकर इंटरनेट पर डाल दिया तो? ऋषभ उसकी बात काटते हुए बोला, तो वाइफी, तुम्हें लगता है वह जिंदा बचेगा? और वैसे भी वहां खड़ा हर शख्स तुम्हारे हस्बैंड को बखूबी जानता है। ऐसा कुछ करने की हिम्मत किसी में भी नहीं है। बेफिक्र रहो। यह सुन अनन्या अपना थूक निगलते हुए धीरे से बोली, एक तो तुम मेरे सामने ऐसी बातें मत किया करो, मुझे डर लगता है। यह सुन ऋषभ के फेस पर हल्की मुस्कान आ गई। ऋषभ सामने देखते हुए बोला, डोंट वरी वाइफी, तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं करूंगा जब तक तुमने कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं की जो मुझे तुम्हारे साथ ऐसा कुछ करने पर मजबूर कर दे जिससे तुम्हें हर्ट हो। ऋषभ की बात सुन अनन्या के दिल और दिमाग में एक अलग ही डर पैदा हो गया और वह कुछ देर के लिए बिल्कुल चुप हो गई। कुछ देर दोनों ही चुप रहे। तभी अनन्या ने हल्के से अपना सर उठाकर ऋषभ को देखा तो वह बेहद सीरियस फेस के साथ अपनी ड्राइविंग पर फोकस कर रहा था। उसको सीरियस देख अनन्या सीधी बैठ गई और फिर कुछ पल रुककर उसने धीरे से अपना हाथ स्टीयरिंग व्हील पर रखे ऋषभ के हाथ पर रख दिया। ऋषभ ने तुरंत अपना हाथ स्टीयरिंग व्हील से हटा लिया और उसका हाथ अपने हाथ में पकड़कर स्टीयरिंग व्हील पर रख दिया। अब अनन्या का हाथ स्टीयरिंग व्हील पर था और ऋषभ का हाथ अनन्या के हाथ पर था। वह दोनों एक साथ ड्राइव कर रहा थे। ऋषभ ने बहुत ही सॉफ्टली अनन्या का हाथ पकड़ा हुआ था। ऋषभ के इस एक्शन पर अनन्या के चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ गई थी। कुछ देर बाद ऋषभ ने अपनी कार आके इंडस्ट्री के बाहर रोकी। अनन्या खिड़की के बाहर आके इंडस्ट्री की बिल्डिंग को देखते हुए कंफ्यूज एक्सप्रेशन के साथ ऋषभ से बोली, हम यहाँ क्यों आए हैं? अनन्या एक बार पहले भी आके इंडस्ट्री आ चुकी थी, इसलिए वह इसे अच्छे से पहचानती थी। मुंबई, इंडिया। अनन्या की बात सुन ऋषभ ने बिना उसकी बात का कोई जवाब दिए कार पार्किंग एरिया की ओर बढ़ा दी और वह कार पार्क करके अनन्या को कमर से पकड़कर बिल्डिंग की ओर बढ़ गया। अनन्या उसके साथ चलते हुए फिर से बोली, बोलो ना हम यहाँ क्यों आए हैं? ऋषभ ने अभी भी उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और बस रुककर उसको एक नजर देखा और फिर से उसे लेकर चलने लगा। यह देख अनन्या समझ गई कि वह उसकी बात का जवाब नहीं देने वाला। वह दोनों जैसे ही बिल्डिंग के अंदर आए तो अंदर सारे एम्प्लॉई हैरानी से उन दोनों को देखने लगे, क्योंकि यह पहली बार था जब उनके बॉस अपने साथ उनकी लेडी बॉस को लेकर आ रहे थे। इससे पहले उन सब ने उन दोनों को बस सोशल मीडिया और न्यूज़पेपर में देखा जब उनकी शादी की एक पिक रिवील हुई थी, लेकिन अब वह सब सामने से अपनी लेडी बॉस को देख रहे थे। उन सब लोगों के चेहरों पर हैरानी के साथ आई खुशी साफ झलक रही थी। वह सब अपनी लेडी बॉस और बॉस को एक मुस्कुराहट के साथ आफ्टरनून विश कर रहे थे। जहां ऋषभ अपने एक्सप्रेशन लेस चेहरे के साथ सबको इग्नोर करते हुए आगे बढ़ रहा था, तो वही अनन्या ऋषभ के साथ चलते हुए भी प्यारी सी स्माइल देकर सबको वेलकम कर रही थी। अनन्या को एक साथ सबको इस तरह रिस्पेक्ट देते हुए देख काफी अच्छा लग रहा था।
सारे एम्प्लॉई यह देखकर बहुत खुश थे कि जितने उनके बॉस खड़ूस और एरोगेंट थे, उनकी लेडी बॉस इतनी ही नाजुक और प्यारी है। ऋषभ अनन्या को लेकर अपनी प्राइवेट लिफ्ट की ओर बढ़ गया। कुछ देर बाद वह दोनों ऋषभ के केबिन में थे। ऋषभ अपनी बॉसी चेयर पर बैठा हुआ था और अनन्या उसकी लैप पर बैठी थी। ऋषभ अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था, तभी अनन्या फिर से धीरे से बोली, अब तो बता दो कि तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो। यह सुन ऋषभ की फिंगर्स लैपटॉप के कीबोर्ड पर रुक गई। वह अनन्या को देखते हुए बोला, बस ऐसे ही अपनी वाइफी के साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का मन कर रहा था। बोलकर उसने अनन्या की नाक पर हल्की सी किस कर ली। अनन्या एकदम से मुस्कुराकर उसे छेड़ते हुए अंदाज में बोली, ओहो क्या बात है, आज तो काफी रोमांटिक मूड में लग रहे हो, कुछ ज्यादा ही रोमांस सूझ रहा है आज। यह सुन ऋषभ के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान आ गई। वह एकदम से अनन्या के कान के पास जाकर धीरे से बोला, अगर इसे रोमांस कहते हैं वाइफी, तो तुम रियल रोमांस को क्या कहोगी? यू नो वॉट आई मीन। बोलकर उसने अनन्या की तरफ एक आई विंक कर दी। यह देख अनन्या के गाल एकदम से लाल हो गए और वह अपने नाजुक से हाथ से ऋषभ के चेस्ट पर हल्के से पंच मारते हुए बोली, शेमलेस। बोलकर उसने अपना चेहरा ऋषभ सीने में छुपा लिया और उसकी इस हरकत पर ऋषभ के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई और वह वापस से अपना काम करने लगा। अनन्या मन ही मन में बोली, मैंने इसे तंग करने के लिए यह सब बोला और इसने उल्टा मेरे पर ही यह बात डाल दी। बहुत तेज है यह, लगता है बचकर रहना पड़ेगा। अरे क्या सोच रही है अनन्या, पागल तो नहीं हो गई? मैं क्यों रहूं इससे बचकर, यह तो मेरा हस्बैंड है और वैसे भी मैं इसकी वाइफ हूं, तो यह मुझसे नहीं करेगा तो किससे करेगा? सोचते हुए वह खुद को ही समझा रही थी। तभी कुछ देर रुककर अनन्या फिर से बोली, वैसे एक बात पूछूं तुमसे, जवाब दोगे? क्योंकि मैं इस सवाल को लेकर काफी दिन से परेशान हूं और इसका जवाब भी सिर्फ तुमको ही आता है, बाकी मैं किसी से पूछ नहीं सकती। यह सुन ऋषभ अपनी आंखें लैपटॉप स्क्रीन पर ही जमाए हुए एक गहरी सांस लेकर बोला, बातों को घुमाओ मत वाइफी, जो पूछना है पूछो। अनन्या कुछ पल रुककर एक गहरी सांस लेकर थोड़ा अटकते हुई आवाज में बोली, वो मैं पूछ रही थी कि वो उस रात, मतलब तुम्हारे बर्थडे सरप्राइज की रात, जो तुमने बोला था तड़प और तड़पाना समथिंग, उसका क्या मतलब था? आई मीन मैंने कब तुम्हारे साथ ऐसा कुछ किया था जिससे तुमने मुझे वैसी पनिशमेंट दी थी? यह सुन ऋषभ अपने चेहरे पर एक शरारती मुस्कान लिए बोला, मुझे नहीं पता था कि वाइफी तुम उस प्रोसेस को लेकर इतना डिस्परेट हो। यह सुन अनन्या के गाल फिर से लाल हो गए। वह अपना थूक निकलते हुए इधर उधर देखकर खुद को थोड़ा सीरियस कैरेक्टर में लाने की कोशिश करने लगी। अनन्या कुछ पल रुककर एक गहरी सांस लेकर थोड़ा अटकते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस इसलिए पूछ रही थी क्योंकि जैसा तुम बोल रहे थे मुझे उस बारे में कोई आइडिया नहीं है। यह सुन ऋषभ बिना उसकी बात का जवाब दिए कुछ सोचने लगा। फ्लैशबैक। ऋषभ जब करीब 10 या 11 साल का था और अनन्या जब 5 या 6 साल की थी, तब कुंदरास और रायचंदस के बीच रिश्ते बिगड़े हुए थे। किसी चीज को लेकर उनके बीच बातचीत बंद थी और वह एक दूसरे के दुश्मन बने हुए थे। तभी नन्हा ऋषभ अमर कुंदरा के पास आकर बोला, बाबा मुझे स्वीटी से मिलना है, बहुत दिन हो गए हैं उससे मिले हुए, आप रायचंद भवन कब जाएंगे? यह सुन अमर कुंदरा बेहद सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बोले, अब तुम उससे कभी नहीं मिल सकते बेटा, उनसे हमारी दुश्मनी है। याद नहीं कुछ दिन पहले उन्होंने तुम्हारी बुआ के साथ क्या किया? मैं पागल नहीं हूं जो तुम्हें बच्चा समझकर घर के सीरियस मामलात से दूर रखूं। मुझे पता है आगे चलकर तुमने ही इस पूरे परिवार को संभालना है और अपने दुश्मनों से अपने साथ किए हुए विश्वासघात का बदला लेना है। और मुझे पता है कि तुम आम बच्चों की तरह कोई डरपोक नहीं हो, बल्कि अपनी उम्र के बच्चों से भी ज्यादा तेज दिमाग पाया है तुमने, और तुम इस घर के चिराग हो, तो बेहतर है तुम अपनी जिम्मेदारी समझो और भूल जाओ उस लड़की को। बोलकर वह वहां से चले गए। वही यह सुन ऋषभ बिल्कुल उदास हो गया। तभी बबीता उसके पास आकर बोली, क्या हुआ मेरे शहजादे को, ऐसे शक्ल पर 12 क्यों बजाए है? किसी ने कुछ कहा? उसके सारे सवालों का एक जवाब देते हुए ऋषभ थोड़ी तेज आवाज में बोला, मुझे स्वीटी से मिलना है। यह सुन बबीता बिल्कुल चुप हो गई और ऋषभ के बालों में हाथ फेरते हुए बड़े ही प्यार से बोली, बेटा बाबा ने मन किया है न तो फिर जिद कैसी, अब जाओ और जाकर अपना होमवर्क करो। और हाँ, कभी कभी हमें अपने बहुत करीबी रिश्तों को भी भूलना पड़ता है। बोलकर वह भी ऋषभ को वहां अकेले छोड़कर वहां से चली गई। वही छोटे से ऋषभ के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसके फेस एक्सप्रेशन से पता चल रहा था कि अभी अभी जो बातें उससे कही गई थी वह उनमें से किसी को भी मानने के मूड में नहीं था और वह कुछ प्लान कर रहा था। मुंबई, इंडिया। अनन्या की बात सुन ऋषभ ने बिना उसकी बात का कोई जवाब दिए कार पार्किंग एरिया की ओर बढ़ा दी और वह कार पार्क करके अनन्या को कमर से पकड़कर बिल्डिंग की ओर बढ़ गया। अनन्या उसके साथ चलते हुए फिर से बोली, बोलो न हम यहां क्यों आए हैं? ऋषभ ने अभी भी उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और बस रुककर उसको एक नजर देखा और फिर से उसे लेकर चलने लगा। यह देख अनन्या समझ गई कि वह उसकी बात का जवाब नहीं देने वाला। वह दोनों जैसे ही बिल्डिंग के अंदर आए तो अंदर सारे एम्प्लॉई हैरानी से उन दोनों को देखने लगे, क्योंकि यह पहली बार था जब उनके बॉस अपने साथ उनकी लेडी बॉस को लेकर आ रहे थे। इससे पहले उन सब ने उन दोनों को बस सोशल मीडिया और न्यूज़पेपर में देखा जब उनकी शादी की एक पिक रिवील हुई थी, लेकिन अब वह सब सामने से अपनी लेडी बॉस को देख रहे थे। उन सब लोगों के चेहरों पर हैरानी के साथ आई खुशी साफ झलक रही थी। वह सब अपनी लेडी बॉस और बॉस को एक मुस्कुराहट के साथ आफ्टरनून विश कर रहे थे। जहां ऋषभ अपने एक्सप्रेशन लेस चेहरे के साथ सबको इग्नोर करते हुए आगे बढ़ रहा था, तो वही अनन्या ऋषभ के साथ चलते हुए भी प्यारी सी स्माइल देकर सबको वेलकम कर रही थी। अनन्या को एक साथ सबको इस तरह रिस्पेक्ट देते हुए देख काफी अच्छा लग रहा था। सारे एम्प्लॉई यह देखकर बहुत खुश थे कि जितने उनके बॉस खड़ूस और एरोगेंट थे, उनकी लेडी बॉस इतनी ही नाजुक और प्यारी है। ऋषभ अनन्या को लेकर अपनी प्राइवेट लिफ्ट की ओर बढ़ गया। कुछ देर बाद वह दोनों ऋषभ के केबिन में थे। ऋषभ अपनी बॉसी चेयर पर बैठा हुआ था और अनन्या उसकी लैप पर बैठी थी।
ऋषभ अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था, तभी अनन्या फिर से धीरे से बोली, अब तो बता दो कि तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो। यह सुन ऋषभ की फिंगर्स लैपटॉप के कीबोर्ड पर रुक गई। वह अनन्या को देखते हुए बोला, बस ऐसे ही अपनी वाइफी के साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का मन कर रहा था। बोलकर उसने अनन्या की नाक पर हल्की सी किस कर ली। अनन्या एकदम से मुस्कुराकर उसे छेड़ते हुए अंदाज में बोली, ओहो क्या बात है, आज तो काफी रोमांटिक मूड में लग रहे हो। कुछ ज्यादा ही रोमांस सूझ रहा है आज। यह सुन ऋषभ के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान आ गई। वह एकदम से अनन्या के कान के पास जाकर धीरे से बोला, अगर इसे रोमांस कहते हैं वाइफी, तो तुम रियल रोमांस को क्या कहोगी? यू नो वॉट आई मीन। बोलकर उसने अनन्या की तरफ एक आई विंक कर दी। यह देख अनन्या के गाल एकदम से लाल हो गए और वह अपने नाजुक से हाथ से ऋषभ के चेस्ट पर हल्के से पंच मारते हुए बोली, शेमलेस। बोलकर उसने अपना चेहरा ऋषभ सीने में छुपा लिया और उसकी इस हरकत पर ऋषभ के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई और वह वापस से अपना काम करने लगा। अनन्या मन ही मन में बोली, मैंने इसे तंग करने के लिए यह सब बोला और इसने उल्टा मेरे पर ही यह बात डाल दी। बहुत तेज है यह, लगता है बचकर रहना पड़ेगा। अरे क्या सोच रही है अनन्या, पागल तो नहीं हो गई? मैं क्यों रहूं इससे बचकर, यह तो मेरा हस्बैंड है और वैसे भी मैं इसकी वाइफ हूं, तो यह मुझसे नहीं करेगा तो किससे करेगा? सोचते हुए वह खुद को ही समझा रही थी। तभी कुछ देर रुककर अनन्या फिर से बोली, वैसे एक बात पूछूं तुमसे, जवाब दोगे? क्योंकि मैं इस सवाल को लेकर काफी दिन से परेशान हूं और इसका जवाब भी सिर्फ तुमको ही आता है, बाकी मैं किसी से पूछ नहीं सकती। यह सुन ऋषभ अपनी आंखें लैपटॉप स्क्रीन पर ही जमाए हुए एक गहरी सांस लेकर बोला, बातों को घुमाओ मत वाइफी, जो पूछना है पूछो। अनन्या कुछ पल रुककर एक गहरी सांस लेकर थोड़ा अटकते हुई आवाज में बोली, वो मैं पूछ रही थी कि वो उस रात, मतलब तुम्हारे बर्थडे सरप्राइज की रात, जो तुमने बोला था तड़प और तड़पाना समथिंग, उसका क्या मतलब था? आई मीन मैंने कब तुम्हारे साथ ऐसा कुछ किया था जिससे तुमने मुझे वैसी पनिशमेंट दी थी? यह सुन ऋषभ अपने चेहरे पर एक शरारती मुस्कान लिए बोला, मुझे नहीं पता था कि वाइफी तुम उस प्रोसेस को लेकर इतना डिस्परेट हो। यह सुन अनन्या के गाल फिर से लाल हो गए। वह अपना थूक निगलते हुए इधर उधर देखकर खुद को थोड़ा सीरियस कैरेक्टर में लाने की कोशिश करने लगी। अनन्या कुछ पल रुककर एक गहरी सांस लेकर थोड़ा अटकते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस इसलिए पूछ रही थी क्योंकि जैसा तुम बोल रहे थे मुझे उस बारे में कोई आइडिया नहीं है। यह सुन ऋषभ बिना उसकी बात का जवाब दिए कुछ सोचने लगा। फ्लैशबैक। ऋषभ जब करीब 10 या 11 साल का था और अनन्या जब 5 या 6 साल की थी, तब कुंदरास और रायचंदस के बीच रिश्ते बिगड़े हुए थे। किसी चीज को लेकर उनके बीच बातचीत बंद थी और वह एक दूसरे के दुश्मन बने हुए थे। तभी नन्हा ऋषभ अमर कुंदरा के पास आकर बोला, बाबा मुझे स्वीटी से मिलना है, बहुत दिन हो गए हैं उससे मिले हुए, आप रायचंद भवन कब जाएंगे? यह सुन अमर कुंदरा बेहद सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बोले, अब तुम उससे कभी नहीं मिल सकते बेटा, उनसे हमारी दुश्मनी है। याद नहीं कुछ दिन पहले उन्होंने तुम्हारी बुआ के साथ क्या किया? मैं पागल नहीं हूं जो तुम्हें बच्चा समझकर घर के सीरियस मामलात से दूर रखूं। मुझे पता है आगे चलकर तुमने ही इस पूरे परिवार को संभालना है और अपने दुश्मनों से अपने साथ किए हुए विश्वासघात का बदला लेना है। और मुझे पता है कि तुम आम बच्चों की तरह कोई डरपोक नहीं हो, बल्कि अपनी उम्र के बच्चों से भी ज्यादा तेज दिमाग पाया है तुमने, और तुम इस घर के चिराग हो। तो बेहतर है तुम अपनी जिम्मेदारी समझो और भूल जाओ उस लड़की को। बोलकर वह वहां से चले गए। वही यह सुन ऋषभ बिल्कुल उदास हो गया। तभी बबीता उसके पास आकर बोली, क्या हुआ मेरे शहजादे को, ऐसे शक्ल पर 12 क्यों बजाए है? किसी ने कुछ कहा? उसके सारे सवालों का एक जवाब देते हुए ऋषभ थोड़ी तेज आवाज में बोला, मुझे स्वीटी से मिलना है। यह सुन बबीता बिल्कुल चुप हो गई और ऋषभ के बालों में हाथ फेरते हुए बड़े ही प्यार से बोली, बेटा बाबा ने मन किया है न तो फिर जिद कैसी, अब जाओ और जाकर अपना होमवर्क करो। और हाँ, कभी कभी हमें अपने बहुत करीबी रिश्तों को भी भूलना पड़ता है। बोलकर वह भी ऋषभ को वहां अकेले छोड़कर वहां से चली गई। वही छोटे से ऋषभ के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसके फेस एक्सप्रेशन से पता चल रहा था कि अभी अभी जो बातें उससे कही गई थी वह उनमें से किसी को भी मानने के मूड में नहीं था और वह कुछ प्लान कर रहा था। मुंबई, इंडिया। आके इंडस्ट्री। फ्लैशबैक कंटिन्यू। सबकी बात सुनने के बाद भी छोटे ऋषभ के चेहरे पर ऐसा कोई भाव नहीं था कि वह किसी की बात मानने के मूड में था। कुछ देर सोचने के बाद ऋषभ को अपनी स्वीटी यानी कि नन्ही अनन्या से मिलने का एक आइडिया आया। छोटे ऋषभ ने एक तरकीब लगाई और जाकर पहले तो अपने कपड़े चेंज किए और फिर अपनी जरूरत का कुछ सामान एक छोटे से स्कूल बैग में रखा और सबसे छुपते छुपाते कुंदरा पैलेस के पीछे दरवाजे पर भी पहरा दे रहे बॉडीगार्ड को चकमा देकर बाहर निकल गया। ऋषभ कैसी भी करके पैलेस से बाहर तो आ गया था, अब अगर उसे रायचंद भवन जाना था तो उसे उसके लिए उदयपुर जाना पड़ता और वहां तक जाने का उसको रास्ता मालूम नहीं था, इसलिए उसने अपनी पॉकेट से अपना सेल फोन निकाला और उसमें गूगल मैप की हेल्प से उसने उदयपुर जाने का रास्ता ढूंढ लिया। तभी ऋषभ एक टैक्सी की हेल्प से बस स्टैंड तक पहुंचा और फिर वहां से उदयपुर। रास्ते छोटे ऋषभ ने बहुत सी बसेस और ट्रांसपोर्ट भी बदले थे और इन सब में जब कोई भी उसे अकेले ट्रेवल करता देखता तो लोग उस पर हैरान भी हुए थे कि इतनी कम उम्र में इतना लंबा सफर वह अकेले तय कर रहा था। कुछ लोगों ने तो उसे यहां तक कह दिया था कि ये बच्चे, यह जो तुम अकेले घूमते फिर रहे हो इसका पैसा है तुम्हारे पास या बस यूं ही मजे लेने आए हो? ऋषभ चुपचाप अपना सफर कर रहा था और वह अपना किराया भी दे रहा था। ऋषभ के पास इतनी पॉकेट मनी थी कि वह उससे आराम से उदयपुर जा सकता था। आखिर कुंदरास का अकेला लाडला वारिस जो था तो उससे पैसे और किसी और चीज की कमी हो सकती थी क्या? देखते देखते कुछ घंटों में छोटा ऋषभ उदयपुर की जमीन पर पहुंच गया था। ऋषभ मुंबई बस स्टैंड से शाम के वक्त निकला था, इसलिए उसे पहुंचते पहुंचते सुबह हो गई थी। ऋषभ चारों तरफ देखकर मन ही मन थोड़ा खुश हो रहा था कि आज वह अपनी स्वीटी से मिलकर ही रहेगा। कुछ देर बाद पूछते पूछते वह रायचंद भवन तक भी पहुंच गया था।
रायचंद भवन पूरे उदयपुर में उन्हीं का इक्का चलता था, तो कौन उनको नहीं जानता था। सब जानते थे उन्हें। हर छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा आदमी भी उन्हें बखूबी जानते थे, कुछ इज्जत से तो कुछ डर से। ऋषभ जैसे ही रायचंद भवन के गेट के पास पहुंचा तो उसे अपने घर की तरह यहां भी 2 बॉडीगार्ड दरवाजे पर तैनात दिखे। ऋषभ उनके सामने तो इस तरह नहीं जा सकता था, क्योंकि उसे इतनी समझ थी कि रायचंद और कुंदरा के बीच जो झगड़ा है, और उस बीच इन लोगों ने अंदर जाकर यह बता दिया कि ऋषभ कुंदरा उनकी बेटी से मिलने आया है, तो वो लोग उसे उसकी स्वीटी से बिल्कुल भी मिलने नहीं देंगे। ऋषभ गेट पर खड़े कुछ सोच रहा था, तभी कुछ सोचते हुए अचानक ही उसके फेस पर एक स्माइल आ गई। ऋषभ घूमकर सीधे रायचंद भवन के बैकयार्ड की ओर गया और वहां जाकर उसने दीवार कूदने की तैयारी की। ऋषभ को पता नहीं था कि वह जिस दीवार पर चढ़ रहा है उस पर कांच के टुकड़े रखे हैं। वहीं अंदर बैकयार्ड में पड़ी एक बेंच पर अभिषेक रायचंद एक न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। तभी उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई बैकयार्ड की दीवारें कूदने की कोशिश कर रहा था। उन्हें किसी के ट्राई करने की कुछ आवाजें आ रही थी। वहीं ऋषभ ने जैसे ही उस दीवार पर अपने नन्हे हाथ रखे तो अभिषेक रायचंद की नजर तुरंत उन 2 हाथों पर चली गई, जिसे देख वह चुपचाप अपनी जगह से उठकर धीमे कदमों से उस दीवार के पास चले आए। वहीं ऋषभ ने जैसे ही दीवार पर थोड़ा और आगे को अपने हाथ रखे तो उसके छोटे हाथों में वहां रखे कुछ कांच के टुकड़े धंस गए और तुरंत ही उनसे खून बहने का पुल। ऋषभ को उससे दर्द तो हुआ, लेकिन वह इसे इग्नोर करके आगे बढ़ गया। वहीं ऋषभ ने जैसे ही दीवार कूद के अंदर को छलांग लगाई तो अभिषेक ने आकर उसके कान पकड़ लिए और उनको मुड़ते हुए बोला, तो तुम थे वह चोर जो दिन दहाड़े रायचंद भवन की दीवार को फंगने की कोशिश कर रहा था। बाप दादा से लड़ाई है और शहजादा यहां आकर गुल खिला रहा है। अभिषेक के इतना कुछ करने पर भी ऋषभ एक्सप्रेशन लेस खड़ा था। तभी अभिषेक चिल्लाकर तेज आवाज में बोला, पिताश्री, नमन अमित कहाँ हो, सब यहां आओ। यह देखो चोर चोरी करते पकड़ा गया है। अभिषेक की तेज आवाज सुन पूरा रायभवन परिवार रायचंद भवन के बैकयार्ड में जमा हो गया था, सिवाय अनन्या के। वह इस वक्त कार्तिक के साथ आगे के गार्डन में खेलने में बिजी थी। अपने सामने छोटे ऋषभ को अकेले खड़ा देख सब हैरान थे कि इतना छोटा बच्चा अकेले उदयपुर कैसे आ गया। तभी अभिराज रायचंद सख्ती से अपनी कड़क आवाज में बोले, बाकी सारे बुजदिल कहाँ है, जो तुम्हें एक बच्चे को ऐसे कारनामे अंजाम देने पहले भेजा है। एक के बाद एक वहां मौजूद सब लोग उससे कोई न कोई सवाल किए जा रहे थे, तो कोई उसकी फैमिली को बुरा भला की रहा था और यह काम दासकर अभिषेक कर रहा था। सबके सवालों के बीच उसकी छोटी आंखें सबके बीच बस अनन्या की तलाश में थी, जो उसे कहीं नहीं दिख रही थी। काफी देर ऋषभ को परेशान करने के बाद भी जब उसने एक भी शब्द अपने मुंह से नहीं निकाला तो अभिराज रायचंद सबको चुप कराकर उससे धीरे से बोले, अब सच सच बताओ यहां क्यों आए हो और किस मकसद से आए हो। ऋषभ बीच में ही बोला, स्वीटी से मिलने। यह सुन सब हैरान रह गए। तभी अभिषेक गुस्से में आग बबूला होकर बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत हमारे घर में चोरी से आकर अपनी जुबान से हमारी प्रिंसेस का नाम ले रहे हो, लगता है तुम्हारे बाप। इसके आगे वह कुछ बोलते अभिराज रायचंद ने उन्हें आंखें दिखाकर चुप करा दिया और अपनी कड़क आवाज में बोले, कुछ तो लिहाज करो अभिषेक, यह बच्चा है, इससे कहकर क्या होगा। उनसे कहा यह सब जो इस चाल के पीछे है, इसके बड़ों को। यह सुन अभिषेक ने तुरंत अमर कुंदरा को फोन लगा दिया और गुस्से में उनसे ऋषभ की शिकायत करते हुए कुछ कहा। वहीं दूसरी तरफ अमर कुंदरा, जिन्होंने ने अपने पोते की तलाश में अब तक पूरा मुंबई छान मारा था, लेकिन उसका कहीं पता नहीं था। जब उनके पास अननोन नंबर से कॉल आई और दूसरी तरफ से अभिषेक की गुस्से भरी आवाज में उसकी बात सुनी तो अमर कुंदरा के चेहरे पर परेशानी की जगह हैरानी और गुस्से ने ले ली। अभिषेक की बात सुन अमर कुंदरा ने अपने सामने बैठे बबीता और आदित्य को देखा, जो बहुत परेशान और उदास लग रहे थे। जहां बबीता का अपने बेटे के खोने की खबर सुनकर कल रात से रोते रोते बुरा हाल था और वही आदित्य बस किसी तरह खुद को कंट्रोल करके उसे संभालने में लगा हुआ था। उन्होंने अपने सामने बैठी बबीता और आदित्य को जब सारी बात बताई तो एक पल के लिए वह भी चौंक गए। इमरजेंसी फ्लाइट से वह कुछ ही देर में उदयपुर पहुंच गए। वहां जाकर जब उन्होंने देखा तो ऋषभ के मुंह पर बस एक ही बात थी कि उसे उसकी स्वीटी से मिलना है। उस वक्त अमर कुंदरा बस किसी तरह ऋषभ को वहां से अपने साथ तो ले आए थे, लेकिन तब से ऋषभ के मन में अनन्या को मिलने और उसे अपना बनाकर पाने की एक तड़प ने घर कर लिया था। और उसी दिन से उसने अपने मन में एक वादा कर लिया था कि वह एक दिन खुद को इस काबिल बनाएगा जहां उसे उसकी स्वीटी से मिलने के लिए रोकने या उससे दूर करने की हिम्मत और औकात किसी की भी नहीं होगी। फ्लैशबैक एंड। अनन्या अपना एक हाथ ऋषभ के गाल पर रखकर उसे कहीं खोया हुआ देख रही थी। वही ऋषभ ने जब उसे ऐसे खुद को देखता देखा तो उससे रहा नहीं गया और उसने तुरंत अनन्या को टाइटली हग कर लिया। अगला दिन, मुंबई, इंडिया। सुबह का वक्त, कुंदरा पैलेस। आज संडे था, इसलिए ऋषभ भी ऑफिस नहीं जाने वाले था और न ही आज अनन्या का कॉलेज था, इसलिए वह दोनों इस वक्त बेड पर आराम से एक दूसरे को कडल किए हुए सो रहे थे। जहां अनन्या पूरी तरह से ऋषभ के ऊपर लेटी थी तो वही ऋषभ का एक हाथ अनन्या के खुले सिल्की बालों में था और दूसरा उसकी कमर। ऋषभ की आंखें खुली हुई थी और वह सीलिंग की ओर देख रहा था। तभी एक शरारत सूझी और उसने अपना हाथ अनन्या की नाइट ड्रेस की शर्ट में डाल दिया। अब उसका हाथ अनन्या की खुली कमर पर धीरे धीरे रेंग रहा था। वही अनन्या अपनी खुली कमर पर एक ठंडे स्पर्श से सहर रही थी। जब अनन्या को वह स्पर्श लगातार अपनी कमर पर महसूस हुआ तो उसने कसमसाते हुए अपना पूरा चेहरा ऋषभ की गर्दन में छुपा लिया। उसकी इस हरकत पर ऋषभ अब उसे और तंग करते हुए अपना हाथ थोड़ा और ऊपर ले जाने लगा। अचानक ही इस एहसास से अनन्या एकदम से उठकर बैठ गई, लेकिन वह अभी भी ऋषभ के ऊपर ही बैठी थी। उठते ही अनन्या के मुंह से एकाएक निकला, व्हाट द हेल। फिर जैसे ही उसकी नजर सामने तिरछा मुस्कुराते हुए ऋषभ पर गई तो उसकी आंखें छोटी हो गई और वह मुंह बनाते हुए बोली, तुम यहां क्यों हो? अब तक ऑफिस क्यों नहीं गए और मुझे भी सोने नहीं दे रहे? यह सुन ऋषभ ने वापस उसे अपने ऊपर खींच लिया और अगले ही पल उसे पलटकर खुद उसके ऊपर आ गया। बेड पर ही ऋषभ उसे अपने नीचे करके धीरे से बोला, आज संडे है वाइफी, तो सोचा आज ऑफिस की जगह क्यों न घर पर ही अपनी वाइफी के साथ कुछ काम कर लूं। यू नो व्हाट आई मीन। बोलकर उसने अनन्या की तरफ अपनी आई विंक कर दी।
वही अनन्या जिसकी नींद की वजह से आधी आंखें खुली हुई थी, ऋषभ की इस हरकत पर पूरी तरह से उसकी आंखें खुल गई। अनन्या अपना मुंह बनाते हुए बोली, लेकिन अभी मुझे और सोना होना है। ऋषभ उसके कान के पास आकर धीरे से बोला, लेकिन अभी मुझे तुम्हारे साथ यही टाइम स्पेंड करना है। ऋषभ के ऐसी हरकतें देख अनन्या बेबस हो गई। तभी उसे एक तरकीब सूझी कि क्यों न ऋषभ को उसी के अंदाज में उसका जवाब दिया जाए। इसलिए अनन्या कुछ पल रुककर ऋषभ के गले में अपनी बाहें डालकर अपने चेहरे पर बेहद मासूमियत लाकर धीरे से बोली, और मैं कहूं कि मुझे अभी शावर लेना है तो? बोलकर वह अपना लोअर लिप बाइट करने लगी। उसकी इस हरकत पर ऋषभ की आंखें डार्क हो गई और वह उसके कान के पास जाकर धीरे से अपनी गहरी आवाज में बोला, डोंट सेड्यूस मी वाइफी। बोलकर वह पीछे हट गया और कुछ पल अनन्या को देखने के बाद वह उसके ऊपर से उठकर बेड से खड़ा हो गया। वही अनन्या मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। आखिर उसकी चाल कामयाब जो हुई थी, लेकिन फिर भी उसके दिल के एक कॉर्नर में ऋषभ के इस बिहेव से बुरा भी लगा था। कुछ देर लेटे रहने के बाद अनन्या जल्दी से बेड से उठकर बाथरूम चली गई, क्योंकि अब उसकी नींद उड़ चुकी थी और अब चाहे वह कितना भी कोशिश कर ले उसे दोबारा नींद नहीं आ सकती थी। और वही ऋषभ अपने रूम की बालकनी में रेलिंग पर अपने दोनों हाथ टिकाए सुबह की फ्रेश एयर ले रहा था। वह अभी थोड़ी देर पहले ही यहां आया था। तभी रूम में रखा ऋषभ का फोन बजा। यह देख ऋषभ ने अंदर आकर अपना फोन पिक किया और वापस गैलरी की ओर जाते हुए अपनी सर्द आवाज में बोला, स्पीक। दूसरी तरफ से कपिल थोड़ा डरते हुए बोला, बॉस, वह कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं और अब वह दोनों एक साथ मिलकर कुछ प्लान कर रहे हैं, मतलब इथान और अभी। यह सुन ऋषभ उसकी बात बीच में ही काटे हुए डेविल स्माइल के साथ बोला, कपिल थोड़ा संभाल कर। इतनी जल्दी किस चीज की है? यू नो हवाओं के भी कान होते हैं। दूसरी तरफ से कपिल धीरे से बोला, सॉरी बॉस, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूंगा कि उनका नाम रिवील नहीं होना चाहिए जब तक आप न चाहे। यह सुन ऋषभ एक गहरी सांस लेकर बोला, स्मार्ट बॉय। बोलकर उसने कॉल कट कर दी और फिर अपना फोन देखकर सिटी बजाते हुए डेविल स्माइल करने लगा। वही दूसरी तरफ माया का घर। रोज की तरह विहान आज भी माया की गैर मौजूदगी में उसकी मिमी से मिलने उसके घर आया था, लेकिन आज वह 2 दिन बाद आया था। विहान इस वक्त मिमी के साथ सोफे पर बैठा हुआ था और वह दोनों हर बार की तरह चेस खेल रहे थे और इस बार जीत मिमी की हो रही थी, क्योंकि विहान का ध्यान गेम पर न होकर एक फोटो फ्रेम पर था और वह बार बार उस फोटो को देख रहा था जो कि माया और मिमी की साथ मिली गई एक फोटोग्राफ थी। उसे देखते हुए उसके मन में एक ही ख्याल बार बार आ रहा था कि अगर इन दोनों में से किसी एक को भी उसकी सच्चाई पता चल गई कि वह असल में माया का बॉस नहीं है तो पता नहीं यह दोनों कैसे रिएक्ट करेंगी। और खासकर उसे मिमी की चिंता हो रही थी, क्योंकि वह उस पर बहुत बहुत भरोसा करती थी। उसके कहने पर उन्होंने अपनी इकलौती पोती से भी यह बात छुपा रखी थी कि रोज उनसे एक अजनबी मिलता है जिससे वह उसे अपनी पोती का बॉस समझती है। बस यही सब सोच सोचकर विहान को हल्की हल्की टेंशन हो रही थी और उसका मन गेम में नहीं लग रहा था। गेम के खत्म होते ही मिमी मुस्कुराते हुए विहान से बोली, क्या हुआ विहान बेटा, आज इतनी आसानी से हार गए? हर बार तो जीतने के लिए तुम मुझे कड़ी चुनौती देते हो, लेकिन आज कहीं खोए खोए लग रहे हो। क्या बात है? बोलते हुए उनकी बात में विहान अपने लिए चिंता साफ महसूस कर सकता था। वह चाहता तो था कि आज वह मिमी को सब बता दे कि वह माया का बॉस नहीं है और न ही उसे उसका वह दोस्त बिल्कुल भी पसंद है, लेकिन विहान कुछ सोचकर मुस्कुराते हुए बोला, नथिंग। मिमी फिर से मुस्कुराते हुए उसके कांधे पर हाथ रखते हुए बोली, डोंट वरी बेटा, अगर बताना चाहो तो कभी भी बेझिझक आकर कुछ भी बता सकते हो। यह सुन विहान हल्का सा मुस्कुरा दिया। तभी घर का दरवाजा खुला और माया अपने दोस्त राघव के साथ अंदर एंटर हुई। अंदर आते ही माया की नजर सबसे पहले सामने सोफे पर बैठे विहान पर गई और वही दरवाजा खुलने की आवाज सुन विहान की नजर भी दरवाजे पर खड़ी माया पर गई। वह दोनों ही एक दूसरे को यहां देखकर एक साथ शॉक हो गए। वह हैरानी से एक दूसरे को देख रहे थे। मुंबई, इंडिया। तभी घर का दरवाजा खुला और माया अपने दोस्त राघव के साथ अंदर एंटर हुई। उसने हाथ में इस वक्त कुछ शॉपर्स पकड़े हुए थे। अंदर आते ही माया की नजर सबसे पहले सामने सोफे पर बैठे विहान पर गई और वही दरवाजा खुलने की आवाज सुन विहान की नजर भी दरवाजे पर खड़ी माया पर गई। वह दोनों ही एक दूसरे को यहां देखकर एक साथ शॉक हो गए। वह हैरानी से एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन दोनों में से किसी ने भी अपनी हैरानी अपने चेहरे पर शो नहीं होने दी थी। माया विहान को देखकर धीरे से बोली, यह छूछंदर की प्रजाति का दानव यहां क्या कर रहा है? इसकी तो ऐसी की तैसी यह मेरे घर तक पहुंच गया। कहीं अपनी थप्पड़ की बेइज्जती की शिकायत तो नहीं लाया? अगर ऐसा हुआ न तो मैं उस रात अपनी इंसल्ट के लिए तो आज इसे मैं छोड़ूंगी नहीं। बोलते हुए वह अंदर आ गई। माया ने यह बात इतनी धीरे से बोली थी कि उसके बराबर में चल रहे राघव को भी उसकी बात सुनाई नहीं दी थी। माया विहान के सामने वाली टेबल पर अपने हाथ में पकड़े हुए शॉपर्स को जोर से पटक कर अपने दांत कचकचाते हुए बोली, तुम यहां क्या कर रहे हो? उसकी बात पर विहान अपने दोनों हाथ अपने सर के पीछे लगाए और सोफे के हेडरेस्ट से अपना सर टीका दिया और बड़ी ही कैजुअली वे में जवाब दिया, मिमी से मिलने आया हूं। यह सुन माया की आंखें गुस्से से भर गई। वह फिर से कुछ बोलती तभी उसकी नजर मिमी पर गई, जो अभी चेस बोर्ड रखकर वह वापस हॉल में आ रही थी। मिमी को देखकर माया चुप हो गई। तभी जैसे ही मिमी ने माया को देखा वह मुस्कुराते हुए बोली, अरे बेटा तुम आ गई। यह सुन माया भी मुस्कुराते हुए उनके गले लगकर बोली, जी मैं आ गई और यह देखे मैं किसे अपने साथ लाई हूं। बोलते हुए उसने अपने पीछे खड़े राघव की ओर इशारा किया। माया की बात सुन राघव ने जल्दी से आगे आकर मिमी के पैर छू लिए। मिमी उसे आशीर्वाद देते हुए बोली, जुग जुग जियो। यह सुन राघव मुस्कुराते हुए सीधा खड़ा हो गया। वही यह सब देखते हुए विहान का जबड़ा कस रहा था। माया को इस तरह राघव को इंट्रोड्यूस कराते देख विहान को गुस्सा आ रहा था और ऊपर से राघव मिमी के इतने क्लोज है, यह चीज भी अब उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तभी विहान अपना गला साफ करते हुए बोला, मिमी मैं भी हूं यहां। बोलते हुए उसकी नजरें लगातार पुकार आंखों से माया के बराबर में खड़े राघव को घूर रही थी।
विहान को थोड़े वक्त भी इस तरह इग्नोर कर देने से मिमी को अब गिल्ट महसूस हो रहा था क्योंकि अब वह उससे इमोशनली अटैच हो चुकी थी और वह उससे बिल्कुल अपने पोते की तरह बहुत सारा प्यार करती थी। इससे पहले कोई कुछ बोलता माया उसके पास आकर अपने दांत कचकचाते हुए धीरे से बोली, तो तुम यहां कर क्या रहे हो? अब अनइनवाइटेड हो तो उनकी तरह ट्रीटमेंट तो मिलेगा ही। और अगर खुद को इग्नोर होते हुए देख बुरा लग रहा है तो वह रहा रास्ता और जल्दी से अपनी सड़े बैगन सी शक्ल लेकर दफा हो जाओ फिर। तभी मिमी आकर गुस्से में माया से बोली, माया यह क्या बोल रही हो तुम? होश में तो हो, यह तुम्हारा बॉस है और अपने बॉस से कोई ऐसे बात करता है क्या भला? चलो सॉरी बोलो इन्हें। माया हैरानी से बोली, बॉस? कौन सा बॉस? किसका बॉस? मिमी गुस्से में माया को घूरते हुए बोली, माया यह क्या बदतमीजी है? इसके आगे वह कुछ बोलती माया उनकी बात को काटते हुए बोली, बदतमीजी? अरे मिमी बदतमीजी तो यह कर रहा है जो मेरे बॉस बनने का ढोंग करके मेरे घर में घुस आया है। और एक मिनट, और क्या कहा है इसने आपसे? और क्या क्या झूठ बोला है इसने आपसे? बताएं मुझे। माया की बात सुन वहां कुछ पल के लिए शांति छा गई। वही विहान ने अफसोस से अपनी आंखें बंद कर ली थी क्योंकि अब वो हो गया था जिसका उसे अंदेशा था और कहीं न कहीं एक डर था मिमी के रिएक्शन को लेकर। तभी जैसे ही विहान जाने के लिए अपनी जगह से उठकर आगे बढ़ा तो उस सन्नाटे के बीच मिमी अपनी बूढ़ी और नर्म आवाज में बोली, रुको बेटा, अपने पकोड़े तो लेते जाओ। यह सुन विहान के पैर अपनी जगह जम गए लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह वापस मुड़कर मिमी की आंखों में आंखें डालकर उनसे बात करे या उन्हें देखे। वहीं मिमी अपनी बात बोलकर किचन की ओर बढ़ गई। माया और राघव यह सारा ड्रामा देखकर हैरान थे। मिमी की बात सुन माया हैरानी और धीरे से बोली, अपने पकोड़े? अब यह भी? तभी मिमी के जाने के बाद माया गुस्से से विहान के पास आकर उसकी कॉलर पकड़ते हुए धीरे से बोली, और क्या क्या कहा है तुमने मिमी को जो उन्हें मेरी बात और यकीन नहीं हो रहा है? विहान ने एक नजर अपने कॉलर को पकड़े हुए उसके हाथ को घूरा और फिर एक झटके से उससे अपना कॉलर छुड़ाकर गुस्से से बोला, मुझे नहीं पता, जाकर मिमी से पूछो। माया गुस्से में उसे घूरते हुए बोली, क्यों पूछूं मैं मिमी को, तुम जवाब दो। विहान भी इक्वली उसे घूरते हुए उसके ऊपर झुकते हुए बोला, नहीं बताता। क्या कर लोगी? अब माया का गुस्सा उसके सर पर चढ़ गया था। उसका बस चलता तो वह उसके सर में अभी के अभी अपनी गन की 6 गोलियां उतार देती। माया फिर से उसे कुछ बोलती उससे पहले ही मिमी विहान के पास आकर उसकी तरफ अपने हाथ में पकड़े हुए टिफिन बॉक्स को बढ़ाते हुए मुस्कुराकर बोली, यह लो, जाते ही खा लेना, गर्म गर्म है। और अगर और चाहिए हो तो उसके लिए तुम्हें खुद मेरे पास आना होगा। यह सुन विहान के चेहरे पर भी हल्की स्माइल आ गई और उसने तुरंत आगे बढ़कर मिमी को हक कर लिया और उनके कान के पास जाकर धीरे से बोला, सॉरी मिमी, मैंने आपको झूठ बोला। उसने यह बात बहुत धीरे कही थी जिसे बस मिमी ने ही सुना था। वही उसकी बात सुन मिमी एकदम से उसे अलग करके थोड़ा नाराज होते हुए बोली, चुप कर खोते, मिमी भी बोलता है और सॉरी भी, यह कहाँ का इंसाफ हुआ? मिमी की बात सुन और उनके हाथ में पकौड़ों का डब्बा देख माया को अब उससे जलिस होने लगी थी क्योंकि यह पहली बार था जब उसकी मिमी ने खुद को मिमी बोलने और उनसे डिमांड करने का हक दिया था, वरना वह हमेशा ही सबसे यह बोलती थी, यह अधिकार बस मेरी माया का है। इवन वह कभी खुद किसी को मिमी बुलाने नहीं देती थी। राघव भी उनको बस बड़ी आंटी ही बोलता था। और वैसे भी माया खुद अपनी मिमी से ऑब्सेस्ड थी, वह खुद कभी उनको किसी के साथ शेयर नहीं करती थी और नहीं करने देने वाली थी। लेकिन आज खुद की मिमी को इस तरह किसी और के साथ इन्वॉल्व होते देख माया को अब अपने दिल में दर्द होने लगा था। इसलिए वह बिना कुछ बोले गुस्से से वहां से पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली गई। यह देख विहान ने मिमी की ओर देखा तो मिमी ने उसे आंखों से ही इशारा करके समझा दिया कि वह उसे संभाल लेंगी। तभी विहान मिमी को एक और बार हक करके और राघव को एक नजर गुस्से से घूरकर वहां से निकल गया। घर से निकलते ही उसने अपने असिस्टेंट मनु को एक टेक्स्ट किया कि वह उसे राघव की सारी इंफॉर्मेशन निकाल कर दे एज सून एज पॉसिबल। यह टेक्स्ट करने के बाद वह अपने गोगल्स अपनी आंखों पर लगाकर अपनी कार में जाकर बैठ गया और उस एरिया से शेखावत इंडस्ट्रीज की ओर निकल गया। मुंबई, इंडिया। रात का वक्त। कुंदरा पैलेस। कृतिका का रूम। कृतिका इस वक्त अपने बेड पर लेटी हुई थी और वह इस तरह से लेटी हुई थी कि उसका आधा सर बेड से नीचे था और वह सीलिंग को घूर रही थी। कृतिका का पूरा चेहरा पसीने से भीगा हुआ था, जैसे उसे किसी चीज से डर लग रहा हो। कृतिका का फोन उसकी साइड में पड़ा हुआ लगातार वाइब्रेट हो रहा था, उस पर लगातार किसी अननोन नंबर से कॉल आ रही थी, लेकिन वह रिसीव नहीं कर रही थी और वह कुछ धीरे धीरे बड़बड़ाई जा रही थी। कृतिका उस फोन की हर वाइब्रेशन को सुनकर अपने चेहरे का पसीना साफ करते हुए बस एक चीज ही बोल रही थी, नहीं उठाऊंगी, नहीं उठाऊंगी एक भी कॉल, चाहे तुम कितने भी नए नंबर से कॉल कर लो, मैं तुम्हारा फोन नहीं उठाऊंगी, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, तुम्हारी कोई डिमांड नहीं सुनी जाएगी। बोलते हुए लगातार वह अपने चेहरे का पसीना साफ कर रही थी। तभी उसके रूम का दरवाजा नोक हुआ। अचानक दरवाजा नोक होने की आवाज सुन कृतिका हड़बड़ा गई और वह जल्दी से सीधे होकर अपने बेड पर बैठ गई और खुद का हुलिया ठीक करके खुद को नॉर्मल करने लगी। तभी कृतिका ने जल्दी से अपना फोन स्विच ऑफ किया और अपनी नॉर्मल आवाज निकालने की कोशिश करते हुए उसने एक गहरी सांस ली और थोड़ी तेज आवाज में बोली, आ जाइए। यह सुन रूम का दरवाजा खोल बबीता कुंद्रा अंदर आई और उन्होंने इस वक्त अपने हाथ में एक ट्रे पकड़ी हुई थी जिसमें एक दूध का ग्लास रखा हुआ। बबीता कुंद्रा वह ट्रे साइड टेबल पर रखते हुए थोड़ी सख्त आवाज निकालते हुए कृतिका से बोली, मुझे दोबारा बोलना न पड़े, चुप करके एक बार में सारा दूध पी लेना चाहिए। कृतिका हल्की सी मुस्कान के साथ धीरे से बोली, पर मम्मा मेरा मन। बबीता कुंद्रा बीच में ही बोली, कुछ नहीं, इसके आगे कुछ नहीं सुनना मुझे, तुम्हारा हर रोज का हो गया है, बताती है मुझे शीला की कैसे वह हर रोज सुबह को तुम्हारे रूम से तुम्हारा दूध ग्लास वैसे ही भरा हुआ कलेक्ट करती है। यह सुन कृतिका ने अपना चेहरा नीचे झुका लिया क्योंकि उसे पता था अब उसकी मम्मा उसको दूध न पीने पर डांटेंगी।
बबीता कुंद्रा अपनी बात आगे बढ़ाते हुए बोली, बेटा मैं हर रोज फ्री तो नहीं होती हूं न, तो अगर मैं बिजी हुआ करूं तो तुम्हारी यह जिम्मेदारी बनती है कि तुम मेरे बिना कहे या मेरी एब्सेंस में भी अपनी मम्मा का कहना मानो और अपना मिल्क पूरी तरह से फिनिश करो, क्योंकि यह तुम्हारी बॉडी के लिए हेल्थी होता है, तो तुम्हें रोज पीना चाहिए। ओके। बोलते हुए उनकी टोन काफी सॉफ्ट थी, और वही उनकी बात सुन कृतिका ने बस अपना सर धीरे से हाँ में हिला दिया। लेकिन जैसे उसने फिर से दूध के ग्लास की ओर देखा तो फौरन उसका डिसीजन बदल गया और वह अपना मुंह बनाते हुए बोली, लेकिन मम्मा मुझसे यह रोज रोज नहीं पिया जाता। यह सुन बबीता फिर से उसे डांटने वाली अपनी टोन में बोली, कृतिका तुम्हें कितनी बार समझाऊं? तुम्हें एक बच्चे की तरह हर चीज समझानी होती है। तुम्हारा मन करे या न करे तुम्हें यह पीना है तो पीना है, यह जरूरी है। चलो अब जल्दी से फिनिश करो। अपनी मम्मा की डांट सुन कृतिका ने एक हाथ से अपनी नाक बंद की और फिट न चाहते हुए भी दूध पी लिया, और फिर ग्लास टेबल पर रखकर उसने एक गहरी सांस ली। लास्ट में कुछ सिप दूध के उसके ग्लास में रड़े गए थे। वह देख बबीता कुंद्रा फिर से बोली, एक बार में समझ नहीं आता सारा मीन सारा। सब पियो, यह क्यों छोड़ा है? दूध का ग्लास टेबल पर रखकर कृतिका धीरे से बोली, मम्मा आपने डांटने का सारा कोटा मेरे नाम ही कर रखा है, क्या मतलब आप ब्रो को तो कुछ नहीं बोलती और मुझे हर छोटी बात पर डांटते रहते हो? ऐसा क्यों, क्या आप मुझे ब्रो से कम प्यार करते हो? बोलते हुए उसकी आवाज में एक शिकायत थी। वही उसकी बात सुन बबीता हल्का हंसकर बोली, पागल ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम दोनों को इक्वली प्यार करती हूं। हर माँ अपने सारे बच्चों को एक जैसा एक बराबर प्यार करती है, वह नापतोल नहीं करती। यह सुन कृतिका झट से बोली, अच्छा तो मैंने आपको ब्रो को तो कभी डांटते हुए या ऑर्डर देते नहीं देखा। उसकी बात सुन बबीता कुंद्रा उसे तुरंत जवाब देते हुए बोली, क्योंकि वह ऐसा कभी मौका ही नहीं देता। और फर्स्ट ऑफ ऑल तुमने अपने ब्रो को देखा है, वह कितना वेल मैनर्ड है, सब काम अपने टाइम पर करता है और खुद कितना रिस्पॉन्सिबल है, तो उसे डांटने के बजाय और प्यार करने का मन करता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि वह हमेशा ही अपने काम में बिजी रहता। उनकी बात पर कृतिका भी एग्री करते हुए बोली, वो तो है, ब्रो रहते तो है बिजी। फिर कुछ पल रुककर बोली, आपको पता है मम्मा, इतने बिजी स्केड्यूल में भी वह अपनी वाइफ के लिए टाइम निकाल लेते हैं। मतलब आप यकीन नहीं करेंगी, जिन ब्रो ने आज तक अपनी इकलौती बहन को कॉलेज ड्रॉप करना तो दूर स्कूल से भी कभी पिक या ड्रॉप नहीं किया, वही ब्रो हर दूसरे तीसरे दिन खुद अपनी वाइफ को कॉलेज से पिक करने जाते हैं, और वह भी अकेले। बोलते हुए उसकी आवाज में एक बात बताने की एक्साइटमेंट साफ नजर आ रही थी। तभी बबीता कुंद्रा उसकी बात पर मुस्कुराते हुए बोली, बेटा मोहब्बत चीज ही ऐसी होती है जो किसी को भी बिना मजबूर किए बदल दे। अपनी मम्मा का यह गहरी बात सुन कृतिका उनको छेड़ते हुए बोली, अच्छा तो इसका मतलब आपने भी डैड को बदला था? यह सुन बबीता कुंद्रा उसको हल्के से मारते हुए बोली, बेशर्म, अपनी मम्मा से कोई ऐसे पूछता है क्या? चल सो जा, बोलकर वह रूम से निकल गई। वही उनके जाते ही कृतिका की स्माइल भी चली गई, और फिर उसने जैसे ही वापस से अपना फोन स्विच ऑन करके देखा तो उस पर अननोन नंबर से करीब 10 मिस्ड कॉल पड़ी थी। वही दूसरी तरफ श्रुति का अपार्टमेंट। श्रुति बिल्कुल अभी सक्षित को सुलाकर बैठी थी कि तभी उसके लैंडलाइन रिंग करने लगा। फोन की रिंग सुन श्रुति धीरे से बोली, अब उस वक्त कौन कॉल कर रहा है? मुंबई, इंडिया। रात का वक्त। श्रुति की अपार्टमेंट में लैंडलाइन पर रात के इस पहर किसी का कॉल आ रहा था। रिंग की आवाज सुन श्रुति धीरे से बोली, अब इस वक्त कौन कॉल कर रहा है? बोलकर वह सक्षित के इर्द गिर्द अच्छे से पिलो लगाकर कॉल रिसीव करने चली गई। कॉल रिसीव करके श्रुति ऑन कॉल बोली, हेलो, कौन? दूसरी तरफ से कपिल टॉवल से अपने बाल सुखाते हुए कुछ पल रुककर बोला, मैं कपिल थानवी। यह सुन श्रुति कुछ पल के लिए खामोश हो गई और फिर धीरे से बोली, जी बोलिए। वही कपिल कुछ पल रुककर धीरे से बोला, वो मैंने ऑफर मैंने जो कुछ दिन पहले तुम्हें जॉब ऑफर के बारे में बताया था, तो बस उसी के बारे में तुम्हें पूछने के लिए कॉल किया था। तो क्या डिसीजन लिया है तुमने? मतलब आके इंडस्ट्रीज में जॉब करनी है या नहीं? क्योंकि जिस जॉब के बारे में मैंने तुम्हें बताया था उसका इंटरव्यू अगले 2 दिन में है। यह सुन श्रुति कुछ देर के लिए चुप हो गई और फिर कुछ सोचकर बोली, नहीं करनी है। देखिए सर, आई नो आपने मेरे पर बहुत से एहसान किए, जिसमें से एक मुझे रहने के अपना घर दिया है, वह भी चाहे कुछ वक्त के लिए लेकिन फ्री। तो सॉरी सर, मैं आपका एक और एहसान का बोझ अपने सर नहीं ले सकती। और मुझे पता है कि मुझे जॉब करनी तो है और मुझे उसकी जरूरत भी है, लेकिन जब भी करनी है अपनी कैपेबिलिटी पर और अपनी मेहनत से करनी है, किसी से हेल्प लेकर या किसी के फेवर में नहीं। इसके आगे श्रुति कुछ और कहती, कपिल तुरंत उसकी बात काटते हुए बीच में बोला, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि इस जॉब में मैं तुम पर कोई फेवर करूंगा? श्रुति झट से बोली, क्योंकि आप वहां पर एक अच्छी पोस्ट पर जॉब करते हैं। कपिल तुरंत बोला, एग्जैक्टली, जॉब करता हूं मैं वहां सिर्फ एक आम ईमानदार एम्प्लॉय की तरह अपनी जॉब करता हूं। वहां मैं बस बॉस का पीए हूं, मैं कोई वहां का सीईओ नहीं हूं जिससे तुम्हें कोई फेवर मिलेगी। और वैसे भी वहां के ऐसे कोई रूल नहीं है कि कंपनी लोगों को उनके रिलेटिव्स यहां जानने वालों को कोई फेवर दे, और अगर कोई ऐसा कुछ करते हुए पकड़ा गया तो यह रूल के खिलाफ है और इसकी उसको बहुत बड़ी पनिशमेंट मिलेगी। वहां लोगों को उनकी कैपेबिलिटी पर हायर किया जाता है, न कि उनके कनेक्शंस देखकर। बोलते हुए उसकी आवाज में नाराजगी और थोड़ा गुस्सा साफ झलक रहा था। वही कपिल की नाराजगी भरी आवाज सुन श्रुति चुप हो गई और धीरे से बोली, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, लेकिन मेरा वो मतलब नहीं था, उसके मुंह से सॉरी सुन कपिल को अपने दिल में एक दर्द महसूस हुआ और उसके सामने श्रुति का मासूम उदास चेहरा घूम गया। यह सब फील करते ही उसे अपनी गलती पर तुरंत गिल्टी फील हुआ, और फिर उसने एक गहरी सांस ली और फिर बीच में ही बोला, नहीं, तुम्हें सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है, वह तो मैं ही थोड़ा हाइपर हो गया था, आई एम सॉरी। बोलते हुए अब उसकी आवाज पहले के मुकाबले थोड़ी नरम थी।
वही उसकी बात सुन श्रुति को लगा कि कपिल शायद उससे ज्यादा नाराज हो गया है और इसलिए वह सरकास्म में यह सब बोल रहा है। तभी श्रुति थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, आई एम सॉरी सर, मुझे इस तरह नहीं बोलना चाहिए था। कपिल धीरे से बोला, इट्स ओके। क्या हो गया है? क्यों बार बार सॉरी बोल रही हो? वे लीव इट, मुझे यह बताओ कि जॉब का क्या करना है, करनी है या नहीं, मतलब यही करनी या फिर किसी और कंपनी में करनी है। बोलते हुए वह एकदम फ्रेंकली लग रहा था, जैसे वह अपनी बीवी या कोई पुरानी बेस्ट फ्रेंड से बात कर रहा हो। वही उसकी बात सुनकर जब श्रुति चुप रही तो कपिल फिर से अपनी बात आगे बढ़ाते हुए बोला, देखो तुम यह मत सोचना कि मैं तुम पर किसी तरह का प्रेशर डाल रहा हूं। अपने फैसले के लिए तुम बिल्कुल आजाद हो। तुम जैसा चाहो जहां चाहो वही जॉब कर सकती हो। मैं तो बस तुमको एडवाइस दे रहा हूं कि तुम कहीं और जॉब करो, इससे अच्छा तो आके इंडस्ट्रीज है, क्योंकि यहां पर एम्प्लॉय को जो सर्विसेज और फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है वह किसी दूसरी कंपनी में नहीं की जाती है। इवन यहां पर 24 एचआरएस एम्प्लॉय को फाइनेंशियल और हर तरह की हेल्प भी प्रोवाइड की जाती है। बाकी आगे तुम्हारी मर्जी है। कपिल अपनी बात कहकर चुप हो गया और श्रुति के जवाब का इंतजार करने लगा। श्रुति कुछ पल रुककर बोली, ओके, आई विल सी। कपिल कुछ पल रुककर धीरे से बोला, ओके, लेकिन याद रहे ज्यादा वक्त नहीं है तुम्हारे पास और इंटरव्यू की तैयारी भी करनी है तुम्हें, क्योंकि इंटरव्यू में बस 2 दिन ही बाकी है। उसकी बात का श्रुति ने बस हम में जवाब दिया। कुछ देर की शांति के बाद कपिल अपनी बात का टॉपिक बदलते हुए एकदम से बोला, सक्षित कैसा है? श्रुति कुछ पल रुककर बोली, वह बिल्कुल ठीक है, सो रहा है, जस्ट अभी सोया है। उसकी बात सुन कपिल हल्का सा मुस्कुराया और फिर से बोला, ज्यादा परेशान तो नहीं करता ना? बोलते हुए उसकी बात में एक कंसर्न था और वह एक हस्बैंड की तरह वाइब दे रहा था जो अपनी वाइफ से अपने बच्चे के बारे में पूछ रहा हो कि वह उसे ज्यादा परेशान तो नहीं करता। जवाब में श्रुति ने बस धीरे से इतना ही कहा, नहीं, बोलते हुए भी उसे थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा था। कुछ देर जब कपिल को कोई और बात करने का टॉपिक न मिला तो वह चुप रहा और श्रुति के बोलने का इंतजार करने लगा। वही श्रुति उससे पीछा छुड़ाते हुए एकदम से बोली, मुझे लगता है अब आपको भी सो जाना चाहिए। आई मीन मैं रखती हूं, मुझे नींद आ रही है, बाय, गुड नाइट। बोलकर उसने बिना कपिल के जवाब का इंतजार किए तुरंत कॉल डिस्कनेक्ट कर दी और एक गहरी सांस ली। वही कपिल कटी हुई कॉल को देखकर धीरे से बोला, गुड नाइट। बोलकर वह हल्का सा मुस्कुराया और फिर अपने मन में बोला, यह मुझे क्या हो रहा है? मैं कब से उससे बात करने के लिए टॉपिक ढूंढने लगा, कहीं मैं। सोचते हुए उसने एकदम से अपने सारे ख्यालों को झटका और फिर बेड पर जाकर लेट गया। कुंद्रा पैलेस। रात के करीब 2 बजे अनन्या बेड पर नींद में बेचैनी से करवटें ले रही थी। उसकी आंखें बंद थी लेकिन माथे पर पसीने की बूंदें थी और होंठ कपकपा रहे थे। इस वक्त ऋषभ उसके पास नहीं था। वह उसे सुलाने के बाद कुछ काम करने स्त्री रूम चला गया था। वही अनन्या की ऐसी खराब हालत देखकर लग रहा था कि वह जरूर कोई खौफनाक नाइटमेयर देख रही है। तभी रूम का दरवाजा खुला और ऋषभ अंदर आया। उसने अपना डार्क ब्लू कलर का नाइट ड्रेस पहना हुआ था। ऋषभ की नजर जैसे ही बेड पर नींद में ही बेचैन अनन्या पर गई तो वह तुरंत अपने बड़े बड़े कदमों से उसकी तरफ बढ़ गया। ऋषभ ने बेड पर उसके सिरहाने बैठकर उसके माथे को हल्का सा टच किया तो उसको अपने हाथ पर कुछ गीला गीला महसूस हुआ। तभी ऋषभ ने तुरंत अनन्या का सर अपनी गोद में रखा और अपने दोनों हाथों में उसका चेहरे को भरकर उसके ऊपर झुककर धीरे से बोला, वाइफी, वाइफी गेट अप। बोलते हुए वह धीरे धीरे उसके गलों पर टैप कर रहा था। उसकी आवाज सुन अनन्या ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और जैसे ही उसकी नजर ऋषभ पर गई तो वह तुरंत उठकर बैठ गई और लंबी लंबी सांसें लेने लगी। एसी ऑन होने के बावजूद उसका पूरा शरीर पसीने से भीग रहा था और कपकपा रहा था। उसके बैठते ही ऋषभ ने आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों में लेकर अपनी लैप पर बिठा लिया। अनन्या अभी भी उसकी मजबूत बाहों में उसके सीने में अपना चेहरा छुपाए हुए लंबी लंबी सांसें ले रही थी। वही ऋषभ उसे शांत कराने के लिए लगातार उसकी पीठ सहला रहा था। उसकी हालत देखकर ऋषभ ने उसे टाइटली हग किए हुए था और वह उसके सर पर किस करते हुए बस यही बोल रहा था, शांत वाइफी, बस शांत, कुछ नहीं हुआ है, मैं हूं ना। ऋषभ के इस तरह प्यार भरे ट्रीटमेंट से अनन्या की सांसें धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी थी। ऋषभ ने जैसे यह फील किया तो उसने एकदम से पानी का ग्लास अनन्या की ओर बढ़ा दिया और खुद धीरे धीरे उसे पिलाने लगा। पानी पीकर अनन्या कुछ हद तक नॉर्मल हो गई थी, लेकिन वह अभी भी ऋषभ से पूरी तरह चिपकी हुई थी। वही ऋषभ अभी भी बेड के हेडरेस्ट से टिककर अनन्या को अपनी गोद में लिए हुए उसके बालों में धीरे धीरे अपनी उंगलियां घुमा रहा था। वही अनन्या ने कसकर ऋषभ की नाइट ड्रेस को अपनी मुट्ठियों में भरा हुआ था जिसे वह छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी। अनन्या की आंखें अब धीरे धीरे बंद होने लगी थी। कुछ देर की खामोशी के बाद दोनों नींद की आगोश में कब चले गए पता ही नहीं चला और ऋषभ अनन्या को ऐसी पोजीशन में ही लिए बेड पर धीरे धीरे पूरी तरह से लेट गया और दोनों सो गए। इस पूरे वक्त में न अनन्या ने कुछ बोला था और न ही ऋषभ ने उससे इस बारे में कुछ पूछा था, क्योंकि वह जानता था कि यह नाइट में अनन्या को हर दूसरे तीसरे महीने आता था और जब भी आता था तो अक्सर ऋषभ उसके पास नहीं होता था, जिस वजह से अनन्या की हालत हर बार में खराब हो जाती थी। अभी भी ऋषभ बस यही सोचते हुए ही सो गया था, क्यों हर बार वह अपनी वाइफी के मुश्किल वक्त में उसके पास नहीं होता है। हर बार उसके बगैर उसकी वाइफी की इतनी हालत खराब हो जाती है तो वह क्यों हर वक्त उसके पास होने के बावजूद उस वक्त उसके पास नहीं होता जब वह उसे चाहिए होता है। और हो सकता है इस नाइटमेयर के पीछे उसी की एब्सेंस हो, क्योंकि जब भी वह नहीं होता तभी उसे ऐसे नाइटमेयर आते हैं। अगले दिन मुंबई, इंडिया, कुंद्रा पैलेस। अनन्या को नींद में ही अपनी कमर पर एक ग्रिप महसूस हुई और उसे ऐसे लगा जैसे किसी ने उसे पकड़ रखा है। तभी अनन्या ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और अपनी नींद भरी आंखों से अपने सामने सुकून से लेटे ऋषभ को देखा जिसकी आंखें बंद थी। ऋषभ को देखते ही अनन्या के दिमाग में बस एक ही शब्द आया, हैंडसम। बोलते हुए वह हल्की सी स्माइल कर रही थी, तभी उसे अचानक कुछ रियलाइज हुआ जिसके बाद अचानक उसकी स्माइल एकदम से गायब हो गई।
और वह ऋषभ की ग्रिप से छूटने की कोशिश करने लगी, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि ऋषभ की पकड़ उसकी कमर पर अब पहले से ज्यादा मजबूत हो गई है। यह फील करते ही अनन्या ने अपना सर उठाकर हैरानी से ऋषभ को देखा, जिसने अब अपनी आंखें खोल ली थी और वह बिना किसी भाव के उसे ही देख रहा था। अनन्या यह देखकर मन में बोली, मतलब यह जाग रहा था। वही अनन्या ने जैसे ही उसे खुद को देखता पाया तो उसने तुरंत अपनी नजरें फेर ली और ऋषभ की ग्रिप से खुद को छुड़ाने की पहले से भी ज्यादा कोशिश करने लगी। अनन्या जितनी बार ऋषभ के हाथ अपनी कमर से हटाने की कोशिश करती, उतनी ही बार ऋषभ की ग्रिप उसकी कमर पर और मजबूत हो जाती। ऐसा कई बार हुआ जब अनन्या ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की और बदले में ऋषभ ने उसे और मजबूती से पकड़कर खुद के करीब कर लिया। इस पूरे प्रोसेस में अनन्या ने एक बार भी न तो ऋषभ की तरफ देखा था और न ही उससे कुछ कहा था। वह तो बस अपने फूले हुए चेहरे के साथ खुद को छुड़ाने की कोशिश में लगी हुई थी। वही ऋषभ की नजरें उसके चेहरे पर जमी हुई थी और वह एक्सप्रेशन लेस उसे एकटक देख रहा था। अनन्या के हर एक्शन से पता चल रहा था कि वह ऋषभ से नाराज है और कितनी ज्यादा नाराज है। वही ऋषभ को देखकर लग रहा था जैसे उसे पता था कि सुबह उठकर उसकी छोटी सी वाइफी उससे नाराज होगी और इसीलिए वह उसे खुद से दूर नहीं जाने दे रहा था। जब ऐसा कई बार हुआ तो आखिरकार अब जाकर ऋषभ की तेज ग्रिप से अनन्या की कमर में दर्द होने लगा। अनन्या निढाल सी ऋषभ की ओर गिर गई, लेकिन उसने तभी सर उठाकर ऋषभ को नहीं देखा। अनन्या के इस तरह खुद पर वापस लेट जाने से ऋषभ ने उस पर अपनी ग्रिप थोड़ी हल्की कर दी, लेकिन वही अनन्या ने मौका पाकर अपनी कुछ मार्शल तकनीक यूज करके जल्दी से ऋषभ की ग्रिप से खुद को आजाद करा लिया। अनन्या को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग खुद ऋषभ ने दी थी और आज उसने उसकी सिखाई आर्ट उसी पर यूज कर दी। वही अनन्या जैसे ही उसकी ग्रिप से आजाद हुई, वह तुरंत बाथरूम की भाग गई। ऋषभ को उसके इस एक्शन की जरा उम्मीद नहीं थी, इसलिए उसे जाते देख ऋषभ की आंखें गुस्से से डार्क हो गई और उसने खुद को शांत करने के लिए एक लंबी सांस ली। कुछ देर बाद अनन्या ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी हुई कॉलेज के लिए रेडी हो रही थी। उसने इस वक्त सिंपल सा व्हाइट टॉप और ब्लू जींस पहन रखी थी। वह अभी मिरर में देखते हुए खुद के बाल कोम कर रही थी कि तभी उसकी नजर दरवाजे से अंदर रूम में आते हुए शर्टलेस ऋषभ पर गई। ऋषभ ने इस वक्त बस अपनी पेंट पहन रखी थी और वह टॉवल से अपने बाल साफ करता हुआ अंदर आ रहा था। वह अभी दूसरे रूम के बाथरूम से शावर लेकर आ रहा था। अनन्या की नजर जैसे ही उसकी अपर बॉडी पर गई तो उसका हाथ उसके बालों में ही रुक गया और वह बस बिना पलक झपकाए एक टक बस ऋषभ को देखने लगी। तभी अनन्या को एहसास हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा था और वह अपना बॉडी फ्रेशर लगा रहा था, जिसकी खुशबू खुद अनन्या को मनमुग्ध होने पर मजबूर कर रही थी। तभी जैसे ही ऋषभ का फोन रिंग हुआ तो अनन्या अपने ख्यालों से बाहर आई और वापस अपनी नजरें ऋषभ से फेर कर अपना काम करने लगी। वही उसकी कोई भी हरकत ऋषभ से छुपी नहीं थी, लेकिन वह खामोश था। ऋषभ वैसे ही अपने कान में ब्लूटूथ कनेक्ट करके तैयार होते हुए बात करने लगा। वह दोनों मिरर में एक साथ खड़े हुए रेडी हो रहे थे, लेकिन बिना एक दूसरे को नोटिस किए। कुछ देर बाद वह दोनों रेडी होकर बिना एक दूसरे से बात किए अपना अपना ब्रेकफास्ट करके अपनी अपनी डेस्टिनी की ओर चले गए। शाम का वक्त। अनन्या इस वक्त कृतिका के रूम में बैठे हुए उसके साथ अपना असाइनमेंट बना रही थी। वह वैसे भी रोज कॉलेज के बाद रात तक अपना सारा वक्त कृतिका या बबीता या फिर घर के बाकी मेंबर के साथ बिताती थी। पहला रीजन यह था कि वह बचपन से ही जॉइंट फैमिली में रही थी, तो उसे अकेले रहने की आदत नहीं थी, और दूसरा रीजन था उसका वर्क ऑफ नाइट में, जिस वजह से उसे अपने ही बेडरूम में दिन में भी अकेले रहने से खौफ आता था, जो चीज वह किसी को नहीं बताती थी। बस किसी न किसी बहाने से वह दिन में आराम न करके उनके साथ टाइम स्पेंड करती थी। अनन्या अभी असाइनमेंट बना ही रही थी कि तभी कृतिका बोली, प्यास लगी है, मैं अभी पानी लेकर आती हूं। बोलकर वह जैसे ही बेड से उठी अनन्या थोड़ा हड़बड़ाते हुई आवाज में बोली, तुम कहां जा रही हो? मैं क्या यहां अकेली? आई मीन, कृतिका बीच में ही बोली, रिलैक्स, कहीं नहीं जा रही, मैं बस कॉफी टेबल से वह पानी का जग लेकर दूसरा फ्रेश वाटर लेने जा रही हूं। क्यों, क्या हुआ, कोई परेशानी? अनन्या धीरे से बोली, नथिंग। वही दूसरी तरफ नीचे रडार में ऋषभ की कार आकर रुकी और ड्राइवर ने जैसे ही उसकी तरफ का गेट खोला तो वह बहुत ही एरोगेंटली कार से उतरा और सीधा अंदर चला गया। वैसे तो ऋषभ रात को देर से आता था और कभी कभी उसे लेट भी हो जाता था, लेकिन आज वह बाकी दिनों से बहुत जल्दी शाम को ही घर आ गया था, शायद अपनी नाराज वाइफी को मनाने के लिए। बस यही सब सोचते हुए ही ऋषभ की आंख लग गई। मुंबई, इंडिया। ऋषभ कार से उतरकर डायरेक्ट अंदर गया और तभी उसकी नजर सामने सोफे पर बैठी बबीता जी पड़ी, जो इस वक्त किसी से कॉल पर बात कर रही थी। ऋषभ उनके पास जाकर धीरे से बोला, मोम, वाइफी किधर है? यह सुन बबीता जी ने फोन पर बात करते हुए ही कृतिका के रूम की तरफ इशारा कर दिया। इशारा पाकर ऋषभ तुरंत लिफ्ट से कृतिका के रूम की ओर बढ़ गया। वही दूसरी तरफ कृतिका के रूम में कृतिका जैसे ही पानी का जग कॉफी टेबल से उठाकर अनन्या के पास लाई तो तभी किसी चीज से उसका पैर अटका, जिससे उसका बैलेंस बिगड़ गया और जग का सारा पानी पूरी तरह से अनन्या के ऊपर गिर गया। अचानक अपने सर पर पानी पड़ने से अनन्या एकदम उछल गई और कुछ देर के लिए वह जम गई। यह सब इतनी जल्दी हुआ था कि अनन्या को समझ ही नहीं आया कि उसके साथ हुआ क्या। वही कृतिका का भी यही हाल था। तभी अनन्या को जैसे ही रियलाइज हुआ कि एक्चुअल में उसके साथ हुआ क्या है, उसने सर घुमाकर हैरानी से कृतिका की ओर देखा और धीरे से बोली, अब मैंने क्या किया था जिसकी यह पनिशमेंट मिली है मुझे? वही कृतिका अपने हाथ में पकड़े हुए खाली जग को साइड रखकर जल्दी से अनन्या के गीले बाल उसके चेहरे से हटाने लगी और हड़बड़ाहट में बोली, ओ सॉरी, वो मेरा पैर पता नहीं कैसे उलझ गया और सारा पानी तुम्हारे ऊपर गिर गया। आई एम सो सॉरी। बोलते हुए कृतिका लगातार अनन्या के गीले बाल उसके चेहरे से हटा रही थी तो कभी उसका चेहरा साफ कर रही थी। तभी अनन्या एकदम से उसके दोनों हाथ अपने हाथों में पकड़कर बोली, अच्छा ठीक है, लेकिन ऐसे तो साफ न करो, मुझे इरिटेट हो रहा है। यह सुन कृतिका ने तुरंत अपने हाथ पीछे ले लिए और एक बार फिर उसको सॉरी बोला। कृतिका अनन्या को देखकर बोली, अच्छा तुम्हारे कपड़े गीले हो गए हैं, तुम जाकर चेंज कर लो।
मैं तुम्हें अभी के लिए अपनी क्लोसेट से ही कुछ पहनना का देती हूं, और तब तक मैं दीदी को बोलकर कमरा भी साफ करा लूंगी और बेडशीट साफ करती हूं। कृतिका की बात सुन अनन्या ने एक नजर खुद को देखा। उसके सारे बाल भीगे हुए थे और इस वक्त उसने एक बहुत हल्की सी व्हाइट टी शर्ट पहन रखी थी, जिस वजह से उस पर पानी गिरने से वह बहुत रिवीलिंग बन गई थी। पानी से भीगने की वजह से अनन्या ने जो अंदर ग्रे कलर का अंडरगारमेंट पहना था वह अब उस टी शर्ट के अंदर से साफ विजिबल हो रहा था, और टी शर्ट के उसके शरीर पर चिपक जाने से उसमें से उसका कर्व भी साफ दिख रहा था। यह सब देख उसे कृतिका के सामने बहुत अजीब लग रहा था। तभी कृतिका उसे देखकर बोली, तुम अभी मेरा बाथरूम यूज कर लो, मैं तुम्हें अपने कपड़े दे देती हूं, तुम अभी वह पहन लेना, क्योंकि ऐसे अपने रूम तक जाओगी तो बहुत अजीब लगेगा तुम्हें भी। कृतिका की बात सुन उसने धीरे से अपना सर में हिलाया, तुरंत बेड से उठ खड़ी हुई। लेकिन तभी रूम का दरवाजा नॉक हुआ। नॉक की आवाज सुन अनन्या ने घबराते हुए कृतिका को देखा। कृतिका धीरे से बोली, तुम बाथरूम में जाओ, मैं देखती हूं कौन है। यह सुन अनन्या ने जैसे ही अपने कदम बढ़ाए तभी उसके कानों पर ऋषभ की भारी आवाज पड़ी, जो दरवाजा नॉक करते हुए कह रहा था, बेबी डॉल ओपन द डोर। यह सुन अनन्या के कदम अपनी जगह पर ही रुक गए और उसकी और कृतिका दोनों की नजरें हैरानी से बड़ी हो गई और उनकी सांसें गले में ही अटक गई। तभी ऋषभ फिर से बोला, बेबी डॉल आई सेड ओपन द डोर। ऋषभ की आवाज सुन कृतिका इस बार बिना सोचे समझे दरवाजा खोलने चली गई। वही अनन्या अभी भी वैसे ही खड़ी थी। तभी जैसे ही कृतिका ने दरवाजा खोला, ऋषभ एकदम से उससे बोला, वाइफी किधर है। कृतिका अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज में बोली, वो अनन्या वो वहां। इसके आगे वह कुछ बोलती ऋषभ उसे एक साइड करके अंदर चला गया। वही अनन्या जो अब तक एक जगह जमी हुई खड़ी थी, उसने अब अपने कदम बाथरूम की ओर बढ़ा दिए थे। लेकिन जैसे ही बाथरूम के पास तक पहुंची तभी ऋषभ उसे पीछे से आवाज लगाते हुए बोला, वाइफी कम हियर। दोबारा से ऋषभ की आवाज सुन इस बार अनन्या के कदम फिर से रुक गए और अब अफसोस से उसने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी उसके कानों में अपनी और बढ़ते ऋषभ के कदमों की आवाज पड़ी, जिससे अनन्या अपने होश में आई और वह ऋषभ को पूरी तरह इग्नोर करके तुरंत बाथरूम में घुस गई। ऋषभ ने जब उसका ऐसा बिहेवियर देखा तो उसे लगा शायद अनन्या अभी भी उससे नाराज है और इसलिए वह गुस्से में उसे इग्नोर कर रही थी। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी वाइफी उसकी नजरों के सामने एम्बेरस होने से उससे छुप रही थी। तभी ऋषभ ने कृतिका की ओर देखा जो मौका पाकर उन दोनों हस्बैंड वाइफ को अकेले ही रूम में छोड़कर कब का फरार हो चुकी थी। यह देख ऋषभ ने एक राहत की सांस ली कि उसकी बहन उन्हें प्राइवेसी देकर चली गई है, वरना उसे कृतिका के सामने ही अनन्या के साथ बात करनी पड़ती। जब ऋषभ ने देखा कृतिका रूम में नहीं है तो उसने भी अपने कदम बाथरूम की ओर बढ़ा दिए। ऋषभ ने जैसे ही बाथरूम का दरवाजा खोलना चाहा तो उसे पता चला कि अनन्या ने डोर अंदर से लॉक कर लिया है। ऋषभ ने इस बार डोर नॉक किया लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। ऋषभ फिर से डोर नॉक करके अपनी सर्द आवाज में बोला, वाइफी जस्ट ओपन द डोर। मुझे गुस्सा मत दिलाओ कि मैं दरवाजा ही तोड़ दूं और फिर उसके बाद जो भी होगा उसकी जिम्मेदार भी तुम ही होगी। बोलते हुए उसकी आवाज में गुस्सा साफ झलक रहा था। और वही अंदर बाथरूम में अब अनन्या की सांसें उसके गले में अटकने लगी थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे और क्या करे। और अब उसे खुद पर भी गुस्सा आ रहा था कि वह जल्दी जल्दी में चेंज करने के बाद पहनने के कपड़े तो लाना ही भूल गई थी। बस यही सब सोच सोचकर उसकी हालत खराब हो रही थी कि वह किस मुंह से दरवाजा खोले और अपने इसुलिये में कैसे ऋषभ का सामना करे। लेकिन अब ऋषभ की वार्निंग और गुस्से भरी आवाज सुनकर अब उसे धीरे धीरे डर लगने लगा था और उसका सर दर्द कर रहा था। वही बाहर अनन्या के इस बिहेवियर पर अब धीरे धीरे ऋषभ को गुस्सा आने लगा था और गुस्से से उसने अपने हाथों की मुट्ठी कस ली थी और उसकी आंखें भी लाल हो चुकी थी। जब अभी तक अनन्या का अंदर से कोई रिस्पांस नहीं आया और नहीं उसने डोर ओपन किया तो ऋषभ ने अपने गुस्से को थोड़ा कम करने के लिए एक लंबी सांस छोड़ी और फिर से अपनी ठंडी आवाज में बोला, ओके नहीं खोलना है दरवाजा तो ठीक है वाइफी, मैं 5 काउंटिंग तक कर रहा हूं, अगर फिर भी दरवाजा नहीं खुला तो फिर देखना। मॉन्स्टर बोलती हो ना, तब रियल मॉन्स्टर से मिल भी लेना। बोलकर उसने जैसे ही काउंट डाउन स्टार्ट की तभी एकदम से अनन्या ने दरवाजा ओपन कर दिया। ऋषभ की नजर जैसे ही अनन्या पर पड़ी तो उसका गुस्सा एकदम से लो लेवल पर आ गया और वह अपने एक्सप्रेशन लेस चेहरे से अनन्या को देखने लगा। ऋषभ की नजरें उसके चेहरे से होते हुए अब धीरे धीरे नीचे तक जाने लगी थी और वही अनन्या बस अफसोस से अपना सर नीचे झुकाए खड़ी थी। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी ऋषभ से नजरें मिलाने की। वह बस अपना सर नीचे किए फ्लोर को घूर रही थी और एम्बेरसमेंट में उसने नीचे अपने टॉप को दोनों हाथों में कसकर पकड़ा हुआ था। वही ऋषभ की नजर जैसे ही टॉप से रिवील होती हुई उसकी अपर बॉडी पर पड़ी तो उसकी आंखें एकदम से डार्क हो गई। ऋषभ ने तुरंत आगे बढ़कर अपना बिजनेस कोट उतारकर अनन्या को पहनाने लगा। अनन्या को जब यह एहसास हुआ कि ऋषभ उसे अपना जैकेट उतारकर पहना रहा है तो उसने एकदम से अपना सर उठाकर हैरानी से ऋषभ की ओर देखा। शायद उसे इसकी उम्मीद नहीं थी। वही ऋषभ भी उसे कोट पहनाते हुए उसकी आंखों में देख रहा था और इस वक्त उसकी आंखें सॉफ्ट थी। वह दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। जब ऋषभ ने अनन्या को अच्छे से कोट पहना दिया तो ऋषभ ने उसकी आंखों में देखते हुए ही धीरे से उसके चेहरे पर आ रहे छोटे छोटे गीले बालों को उसके चेहरे से हटाया। उसके वार्म टच से अनन्या अपनी दुनिया में वापस आई और तभी उसे रियलाइज हुआ कि वह तो ऋषभ से गुस्सा है। यह याद आते ही अनन्या ने तुरंत उससे अपनी नजरें फेर ली और इधर उधर देखने लगी। अनन्या इधर उधर देखते हुए ही धीरे से बोली, वो मैं रूम तक खुद से चली जाऊंगी और यह। उसने इतना ही कहा था तभी उसे एहसास हुआ कि वह हवा में लटकी हुई है। उसने जब देखा तो ऋषभ ने उसे अपनी बाहों में बिल्कुल ब्राइडल स्टाइल में उठाया हुआ था। यह देखकर वह चिढ़ते हुए बोली, मुझे नीचे उतारो, मैंने कहा ना मैं खुद से चली जाऊंगी। तुम। बोलते हुए उसकी नजर ऋषभ पर गई जो बिल्कुल उसकी हर बात को इग्नोर करते हुए उसे लेकर आगे बढ़ रहा था। यह देख अनन्या फिर से अपने हाथ पैर मारते हुए बोली, छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो। तुम मेरी बात
इसके आगे की बात उसके गले में ही अटक गई और उसने चिढ़ते हुए अपनी नजरें ऋषभ से फेर ली क्योंकि वह उसके इस तरह हिलने से उसे अपनी लाल आंखों से घूर रहा था। तभी वह उसे लेकर कृतिका के रूम से निकालकर लिफ्ट से अपने फ्लोर पर जाकर अपने बेडरूम की ओर बढ़ गया। इस पूरे वक्त में अनन्या का चेहरा काफी चिढ़ा हुआ था और वही ऋषभ का काफी रिलैक्स। रूम में लाकर ऋषभ ने उसे जैसे ही नीचे उतारा, अनन्या तुरंत उसकी पकड़ से छूटकर भागते हुए बाथरूम की ओर बढ़ गई। कुछ देर बाद जब अनन्या बाथरूम से बाहर नहीं आई तो ऋषभ बाथरूम का दरवाजा नोक करके बोला, वाइफी, जब किसी चीज की जरूरत हो तो बोल देना चाहिए, यूं इस तरह पूरा दिन बाथरूम में ही नहीं बिता देना चाहिए। यह सुन अंदर अनन्या खुद की किस्मत को ही कोसने लगी कि आज एक ही दिन में 2 बार उसके साथ ऐसा कैसे हो सकता है कि वह अपने कपड़े लाना ही भूल गई। लेकिन इस बार अनन्या ऋषभ के सामने एम्बरेस नहीं होना चाहती थी। इसलिए अनन्या अपना एटीट्यूड बनाए रखने के लिए झूठ बोलते हुए बोली, और तुम्हें क्यों लगता है कि मुझे किसी चीज की जरूरत होगी? अपनी ओवर स्मार्टनेस मुझे मत दिखाओ। उसकी बात सुन बाहर खड़ा ऋषभ तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, ओके, अगर तुम्हें मेरे सामने बाथरोब या टॉवल में ही रहना है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि मुझे एक वंडरफुल व्यू मिलेगा। बोलकर वह वहां से चला गया। और वही अंदर उसकी बात सुन अनन्या के गाल लाल टमाटर की तरह पूरी तरह लाल हो गए थे और वह मन ही मन हैरान होते हुए बोली, यह आदमी मेरे साथ फ्लर्ट कर रहा है। कुछ देर बाद बाथरूम का गेट थोड़ा सा खुला और उसमें से अनन्या की एक आंख बाहर झांकने लगी। जब अनन्या को ऋषभ नहीं दिखा तो उसने अपनी छोटी सी गर्दन को बाहर निकाला और ठीक से इधर उधर अपना सर घुमाकर अच्छे से ऋषभ को चेक किया। लेकिन जब उसे ऋषभ कहीं नहीं दिखा तो वह बस एक व्हाइट टॉवल को अपनी बॉडी से लपेटे हुए बाहर आई। इस वक्त अनन्या के बाल भीगे हुए थे और सफेद टॉवल में उसकी दूध जैसे सफेद खूबसूरत बॉडी और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। ऊपर से उसके गीले बाल और उसकी बॉडी नहाने के बाद बिल्कुल फ्रेश लग रही थी। विदाउट मेकअप, विदाउट ज्वेलरी और फ्रेश स्किन, इन सब में अनन्या बहुत ही सेक्सी लग रही थी। अनन्या नंगे पैर थी और वह धीमे कदमों से क्लोसेट की ओर बढ़ रही थी, लेकिन तभी अपने सामने पॉकेट में हाथ डाले हुए खड़े ऋषभ को देखकर उसके पैर जमीन पर जम गए और वह बस आंखें बड़ी बड़ी करे हुए एक जगह स्टेचू बनकर खड़ी रह गई। इस बार वह पूरी तरह ब्लैंक हो गई थी और उसकी सांसें गले में ही अटक गई थी। ऋषभ की नजर फिर से उसके चेहरे से होते नीचे गई, जहां उसके बालों में से टपकता हुआ पानी उसके गले से होता हुआ उसकी टॉवल के अंदर जा रहा था, जिसे देखते ही ऋषभ की आंखें डार्क हो गई और वह उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए धीरे से बोला, एक दिन में कुछ ही घंटों के बीच 2-2 बार कैसे? कैसे वाइफी, कैसे तुम मुझे इस तरह सेट कर सकती हो? बोलते वह धीरे धीरे अपने कदम उसकी ओर बढ़ा रहा था। वही अनन्या उसकी आवाज सुन अपने हवास में आई और सेम चीज अपने मन में बोली, एक दिन 2 बार सेम चीज कैसे हो सकती है? वह अभी सोच ही रही थी कि तभी उसकी नजर ऋषभ के कदमों की ओर पड़ी, जिसे देख उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो गई और वह ऋषभ के सामने खुद को नॉर्मल रखने के लिए लंबी लंबी सांसें लेने लगी, जिस वजह से उसका सीना ऊपर नीचे हो रहा था। टॉवल टाइट और थोड़ा नीचे से बंधे होने की वजह से अनन्या की क्लीवेज उसके टॉवल से साफ विजिबल थी और उसका कर्व टॉवल से ऊपर नीचे हो रहा था, जिससे वह बेहद सेक्सी लग रही थी। और उसे ऐसे देखकर ऋषभ की नजरें अब और भी डार्क हो गई थी और अब तक वह अनन्या के सामने आ चुका था। मुंबई, इंडिया। टॉवल में अनन्या इस बोल्ड लुक को देखकर ऋषभ की आंखें डार्क हो गई थी और अब वह अपने धीमे कदमों से उसकी ओर बढ़ रहा था। ऋषभ जैसे ही अनन्या के सामने गया उसने तुरंत अनन्या को उसकी कमर से पकड़कर खुद के करीब कर लिया और खुद से सटा लिया। उसके इस एक्शन से अनन्या की सांसें उसके गले में ही अटक गई थी और उसने शर्म से अपनी नजरें झुका रखी थी और उसके गाल शर्म से लाल हो गए थे। तभी ऋषभ ने अपने एक हाथ से उसके गीले बालों को पीछे किया, जिसमें ऋषभ की फिंगरटिप्स उसकी गर्दन से टच हो गई और वही ऋषभ के ठंडे टच से अनन्या सिहर गई और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी ऋषभ उसके कान के पास जाकर अपनी वार्म वॉइस में बोला, हाउ कैन यू सेड्यूस मी लाइक दिस? और वह भी एक ही दिन में? ऋषभ की बात से ज्यादा उसकी गर्म सांसें अपनी गर्दन और कान पर पड़ने से अनन्या को ज्यादा इफेक्ट पड़ा था। वह उसकी बाहों में बिल्कुल बुत्सी बन गई थी और चुपचाप जो हो रहा था वह होने दे रही थी। तभी ऋषभ फिर से बोला, टेल मी वाइफी, हाउ कैन यू सेड्यूस मी लाइक दिस? मीन्स दिस टॉवल? बोलते हुए उसके फेस पर एक तिरछी मुस्कान थी, जिसे अनन्या बिना देखे भी फील कर सकती थी। लेकिन जब अनन्या को लगा कि शायद ऋषभ उसकी मजाक बना रहा है तो वह अपनी लड़खड़ाती आवाज में धीरे से बोली, वो मैं कपड़े ले जाना भूल गई थी। ऋषभ फिर से उसके कान के पास जाकर बोला, लेकिन मैंने तो कपड़े ऑफर किए थे, तब क्यों नहीं लिए? क्योंकि तुम्हें ऐसा व्यू। इतना बोलकर वह रुक गया और तिरछा मुस्कुराने लगा और वही उसकी आधी बात सुनकर भी अनन्या बिल्कुल चुप हो गई, क्योंकि उसके पास ऋषभ को देने के लिए कोई जवाब ही नहीं था और उसका पहला सेंटेंस भी तो सही था। कब उसने उससे कपड़ों के लिए पूछा था तो अनन्या उससे झूठ बोल दिया था। तभी ऋषभ ने उसकी कमर पर अपना हाथ से सहलाया, जिससे अनन्या के मुंह से एक सिसकी निकली और उसके पैरों के टो मुड़ गए और उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। हालांकि ऋषभ ने उसे हर्ट नहीं किया था और नहीं ऐसी हरकत की थी जिससे वह ऐसा रिएक्ट कर रही थी। उसे बस टॉवल के ऊपर ही ऋषभ का हाथ के घूमने से ही बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ रहा था। उसकी इस हरकत से पता चल रहा था कि इन फ्यूचर अगर ऐसा कुछ भी ऋषभ ने उसके साथ किया तो वह न चाहते हुए भी उसे रेसिस्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसकी थोड़ी भी नजदीकी उससे इस तरफ अफेक्ट कर रही थी। ऋषभ ने जैसे उसके मुंह से वह आवाज सुनी तो उसने तुरंत अनन्या को छोड़ दिया और 2 कदम पीछे हटकर उसने एक गहरी सांस ली और फिर अपनी कड़क आवाज में बोला, गो एंड वियर समथिंग। बोलकर वह बाथरूम की ओर बढ़ गया। वही उसकी इस हरकत पर अनन्या अपनी बड़ी बड़ी आंखों से बाथरूम के गेट की ओर देख रही थी, जहां से अंदर ऋषभ गया था। ऋषभ के इस तरह के बिहेवियर से लग ही नहीं रहा था कि वह अभी कुछ देर पहले फ्लर्टी मूड में था। वही अनन्या क्लोसेट की ओर जाते हुए हैरानी से अपने मन में बोली, यह किस तरह का आदमी है? पक्का इसके सेल्फ कंट्रोल की दात देनी पड़ेगी मुझे। सच में पता नहीं कितना सेल्फ कंट्रोल करता है और क्यों करता है।
फिर कुछ पल रुककर अपने मन में ही बोली, 1 मिनट, यह ऐसा रूडली और अजीब सा बिहेवियर कर रहा है। कहीं यह मुझसे गुस्सा तो नहीं है? लेकिन गुस्सा तो इससे मैं हूं कल रात की वजह से, तो फिर यह क्यों ऐसा? सोचते हुए वह क्लोसेट में अंदर चली गई और सारे थॉट को अपने मन से झटक कर उसने एक गहरी सांस ली और कबाड़ में अपने पहनने के लिए कुछ देखने लगी। कुछ देर बाद जब अनन्या क्लोसेट से बाहर आई तो उसकी नजर ऋषभ पर गई, जो उसके चेंज करने से पहले ही शावर लेकर अपने कैजुअल कपड़े पहनकर आराम से सोफे पर बैठा हुआ कुछ फाइल्स चेक कर रहा था। दरअसल अनन्या को ज्यादा देर कपड़े सेलेक्ट करने में चली गई क्योंकि आज अचानक ही मुंबई का मौसम खराब हो गया था और तेज बारिश के साथ साथ ठंडी हवा भी चल रही थी। इसलिए आज अनन्या को थोड़ी ठंड लग रही थी, तो बस वो कुछ वार्म सा ढूंढ रही थी जो वार्म हो लेकिन ज्यादा नहीं। अनन्या ने इस वक्त चॉकलेटी ब्राउन कलर की मिड थाई लेंथ की एक ओवरसाइज टी शर्ट पहन रखी थी जिसका कॉलर और बॉर्डर व्हाइट था। उसके नीचे अनन्या ने शॉर्ट्स पहन रखी थी जो बस नीचे से थोड़ी थोड़ी दिख रही थी। तभी अनन्या ड्रेसिंग टेबल के सामने जाकर अपने बाल सुखाने लगी और कुछ मिनट्स में ही सही से रेडी होकर रूम के दरवाजा की ओर बढ़ने लगी। तभी उसे पीछे से टोकते हुए ऋषभ बोला, वाइफी कम हियर। यह सुन अनन्या के कदम अपनी जगह रुक गए, लेकिन उसने मुड़कर ऋषभ को नहीं देखा और फिर कुछ सोचकर वह फिर से दरवाजे की ओर बढ़ने लगी। लेकिन तभी ऋषभ फिर से इस बार अपनी सर्द आवाज में बोला, आई सेड कम हियर वाइफी। इस बार अनन्या ने मुड़कर ऋषभ की ओर देखा तो उसकी नजरें अभी भी अपनी फाइल्स पर जमी थी। अनन्या उसकी सर्द आवाज सुनकर उसकी और धीमी कदमों से बढ़ गई, क्योंकि उसे ऋषभ मॉन्स्टर रूप से कहीं न कहीं अभी भी डर लगता था। और उसके हिसाब से ऋषभ जब जब एक मॉन्स्टर होता था, जब वह सर्द आवाज में बोलता था या किसी को पनिश करता था, और जब कभी उसे गुस्सा आता था, और इस बार वह सर्द आवाज में उसे बुला रहा था। अनन्या जब धीमे कदमों से ऋषभ के पास पहुंची तो ऋषभ ने उसे एकदम से उसका हाथ पकड़कर अपने बराबर में बिठा लिया और बिना एक पल गवाए उसके सामने एक फाइल करते हुए बोला, साइन इट वाइफी। अनन्या उस फाइल को देखते हुए कंफ्यूजन से बोली, यह किस चीज की फाइल है? मुंबई, इंडिया। ऋषभ टेबल पर अनन्या के सामने एक फाइल खिसकाते हुए बोला, साइन इट वाइफी। अनन्या उस फाइल को देखते हुए कंफ्यूजन से बोली, यह किस चीज की फाइल है? ऋषभ अनन्या को एक पेन पकड़ाते हुए बोला, यू कैन सी। यह सुन अनन्या बिना एक पल गवाए फाइल उठाकर पढ़ने लगी। जैसे जैसे अनन्या की नजरें उस फाइल पर घूम रही थी, उसकी हैरानी बढ़ रही थी। वह अपनी अटकती हुई आवाज में बोली, यह तुम क्या यह करने वाले हो? यह तो। इसके आगे वह कुछ बोलती ऋषभ अपनी इंडेक्स फिंगर उसके लिप्स पर रख दी और अपनी ठंडी आवाज में बोला, वाइफी, हवाओं के भी कान होते हैं। यह सुन अनन्या बिल्कुल चुप हो गई, लेकिन उसकी बात उसे धुंधली याद रह गई, क्योंकि इस वक्त उसका सारा ध्यान ऋषभ की फिंगर पर था जो उसके होठों पर थी। उसके ठंडे टच से वह बिल्कुल ब्लैंक होकर उसे देख रही थी। तभी ऋषभ अपना हाथ पीछे करके उससे बोला, पढ़ ली वाइफी? यह सुन अनन्या अपने होश में आई और अपना गला खराशकर सीधी बैठकर फाइल साइन करने लगी। ऋषभ अपना फोन यूज करते हुए बोला, वाइफी, बिना पढ़े कोई भी पेपर साइन नहीं करना चाहिए। अनन्या फाइल साइन करते हुए ही बेफिक्री से बोली, बट आई ट्रस्ट यू। अनन्या ने यह बात ऐसे ही फ्लो में लापरवाही से बोल दी थी, लेकिन जब उसे रियलाइज हुआ कि उसने क्या बोला तो अपने ऊपर बड़ा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वह तो ऋषभ से नाराज थी और अब जब ऋषभ ने उससे यह बात सुनी होगी तो पक्का उसे लग रहा होगा कि अब वह मान गई है। वही उसकी बात सुन ऋषभ के फेस पर एक तिरछी मुस्कान आ गई थी। तभी अनन्या अपने मन में खुद को कोसते हुए बोली, क्या जरूरत थी यह बोलने की? अब पता नहीं क्या सोचता होगा यह मेरे बारे। 1 मिनट, यह सोचता भी है क्या मेरे बारे में? मतलब इसको मेरे से फर्क भी पड़ता है या नहीं? क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि अगर वाकई इसको मेरी किसी भी बात से फर्क पड़ता तो यह अब तक मेरे साथ ऐसा नॉर्मल बिहेव नहीं करता जो अभी कर रहा है। मैं इससे लास्ट नाइट से गुस्सा हूं, लेकिन तब भी इसने मुझे मनाने की एक कोशिश भी नहीं की। और अभी थोड़ी देर पहले जो हुआ वो, क्या मैं सच में इसके लिए मैटर नहीं करती? अनन्या के दिमाग में इस तरह के कई सवाल एक साथ उमड़ रहे थे और उसे यह सब सोच कर ही काफी हर्ट हो रहा था, जिस वजह से अब तक उसकी आंखें हल्की नम भी हो चुकी थी। क्योंकि भले ही वह ऋषभ से गुस्सा थी, लेकिन प्यार तो वह उससे करती ही थी। अनन्या अपने ख्यालों में इतनी गुम थी कि उसे पता ही नहीं चला कि उसने फाइल कब की साइन कर दी है और वह अब खाली टेबल की ओर पेन चला रही थी। जब बराबर में बैठे ऋषभ की नजर उसकी इस हरकत पर गई तो वह अनन्या के सामने चुटकी बजाकर बोला, वेयर आर यू लॉस्ट इट वाइफी? ऋषभ की इस हरकत पर और उसकी आवाज कानों में पड़ने से अनन्या अपने ख्याल से बाहर आई और एकदम से बोली, नथिंग। बोलते हुए वह इधर उधर देखने लगी, क्योंकि उसे भी एहसास हो गया था कि उसकी आंखें नम हो गई है और अगर उसने ऋषभ को देखा तो वह किसी भी पल रो देगी। उसके मुंह से झूठ सुन ऋषभ ने एक गहरी सांस ली और अगले ही पल उसे कमर से पकड़कर अपनी लैप पर बिठा लिया। ऋषभ उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए ठंडी आवाज में बोला, व्हाट हैपेंड वाइफी? अनन्या अपना सर झुकाए ही अपना सर न में हिलाते हुए बोली, नथिंग। यह सुन ऋषभ ने अपना गुस्सा कंट्रोल करने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। तभी उसके हाथ पर अनन्या का एक आंसू आ गिरा। यह फील करते ही ऋषभ ने अपनी आंखें खोली और अपनी सर्द नजरों से अनन्या को घूरते हुए अपनी कोल्ड वॉइस में बोला, यू आर क्राइंग वाइफी, स्टिल यू आर सेइंग दैट नथिंग। डोंट टेल अ लाई वाइफी, डॉट आई हेट लायर। बोलते हुए उसकी पकड़ अनन्या की कमर पर कस रही थी। वही अनन्या अपना सर झुकाए हुए ही अपनी रोती हुई वॉइस में बोली, कोच, यू डोंट लव मी, यू डोंट केयर। मैं कुछ भी कहूं या कुछ भी फील करूं, कोई भी रिएक्ट करूं, यू डोंट केयर अबाउट इट। बोलते हुए उसकी आवाज अखीर में टूटने लगी थी। वही उसके मुंह से यह सारी कंप्लेंट सुन ऋषभ एक्सप्रेशनलेस चेहरे से उसे देख रहा था। अनन्या फिर से बोली, तुम्हें नहीं पड़ता फर्क कि मैं गुस्सा हूं या तुम्हारे लिए क्या फील करती हूं? बस जब भी रोती हूं तभी तुम्हें फर्क पड़ता है, बाकी इसके अलावा मेरे किसी भी इमोशन से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल। बोलते हुए अखीर सेंटेंस के बीच में ही उसकी आवाज टूट गई और वह जोर जोर से रोने लगी।
वही ऋषभ ने उसे टाइटली हक कर लिया और अपनी कड़क आवाज में उसके कान के पास जाकर बोला, यू मैटर टू मी मोस्ट एवरीथिंग। फिर कुछ पल रुककर बोला, आई नो मैं शो नहीं करता तो इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि तुम मैटर नहीं करती। बोलते हुए वह अपने एक हाथ से अनन्या की पीठ रब कर रहा था और दूसरे से उसका सर के पीछे की साइड सहला रहा था। इस तरह वह उसे काम शांत कर रहा था। वही उसकी बात ने अनन्या के दिल में लग गई थी, जिस वजह से रोते हुए भी उसके चेहरे पर हल्की स्माइल आ गई थी। लेकिन वह अभी भी ऋषभ से अलग नहीं हुई थी। कुछ देर बाद ऋषभ और अनन्या एक दूसरे से अलग हुए। इस वक्त अनन्या के आंसुओं की वजह से ऋषभ की टी शर्ट थोड़ी भीग गई थी। वही अनन्या का चेहरा रोने की वजह से अब तक रेड हो चुका था। उसकी आंखें स्वेल अप हो गई थी, नाक और गाल लाल हो गए थे और उसका चेहरा भीगा हुआ था। ऋषभ ने उसके चेहरे को अपने दोनों में पकड़कर अपने हाथ के अंगूठों से उसके आंसू साफ करते हुए बोला, डोंट यू थिंक वाइफी दैट यू आर अ बिग क्राइंग बेबी। बोलकर उसने उसकी नाक पर हल्का सा किस किया और पीछे हट गया। उसकी बात सुन अनन्या उसे अपनी वेट आइज से घूरने लगी। उसे ऐसा करता देख ऋषभ के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई, जिसे देख अनन्या भी मुस्कुराने लगी। तभी अचानक ही अनन्या को कुछ याद आया और वह ऋषभ की पकड़ से छूटते हुए जल्दी से बोली, लीव मी, मुझे कहीं जाना है। ऋषभ उस पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए बोला, डोंट थिंक आई विल लीव यू। उसकी ऐसी पोसेसिवनेस भरी बात सुनकर अनन्या ने अपने सर पर हाथ मारते हुए बोली, अरे मैं वैसे नहीं बोल रही थी, मेरा मतलब है मुझे कुछ काम से जाना है। ऋषभ अपनी एक आईब्रो ऊपर करके बोला, वह। अनन्या झट से बोली, कृतिका के पास उसके रूम में। ऋषभ बिना उसकी पूरी बात सुने बीच में ही बोला, वाई। अनन्या उसे हल्का सा घूरते हुए बोली, मुझे बोलने तो दो। फिर कुछ पल रुककर बोली, क्योंकि मैं उसके साथ उसके रूम में अपना असाइनमेंट बना रही थी जो कि इनकम्प्लीट रह गया, तो वो मुझे कंप्लीट करने जाना है। यह सुन ऋषभ अपना फोन में किसी का नंबर डायल करते हुए बोला, कोई जरूरत नहीं है उसकी। ए बेबी डॉल को बोलकर तुम्हारी बुक्स और सामान यही मंगा देता हूं, तुम यही मेरे सामने बैठकर अपना असाइनमेंट बनाना। यह सुन अनन्या अपनी चमकती हुई आंखों से उसे देखने लगी। उसे ऐसे देखता देख ऋषभ उसकी नाक पर हल्का सा किस करके बोला, उस बारे में सोचो भी मत कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। यह सुन अनन्या की आंखें एकदम बड़ी हो गई, आखिर ऋषभ ने उसके मन की बात जान ली थी। वही 2 रिंग के बाद कृतिका ने ऋषभ की कॉल रिसीव कर ली। कॉल कनेक्ट होने के बाद फोन के दूसरी तरफ से कृतिका की आवाज आई, जी ब्रो। ऋषभ कुछ पल रुककर ऑन कॉल बोला, वाइफी का जो सामान तुम्हारे रूम में है वो यहां मेरे बेडरूम में ले आओ। कृतिका धीरे से बोली, ओके। यह सुन ऋषभ ने कॉल कट कर दी। कॉल कट होने के बाद अनन्या अपनी मासूम नजरों से ऋषभ को देखने लगी और अपनी प्लीड नजरों से बोली, तो क्या तुम सच में मेरी हेल्प नहीं करोगे? ऋषभ बेफिक्री से बोला, कोई शक। वेल वाइफी सेल्फ डिपेंड होना बहुत अच्छी बात है, सो अपना काम खुद से करना सीखो। यह सुन अनन्या अपना मुंह बनाते हुए बोली, ओके बॉस। वही ऋषभ ने उसके इस एंटिक्स पर उसके गाल पर किस कर ली। तभी ऋषभ का फोन पर एक नोटिफिकेशन आया जिस पर लिखा था, वी कॉट हिम। यह मैसेज देख ऋषभ के फेस पर एक डेविल स्माइल आ गई। अगला दिन, जयपुर, राजस्थान। एक पुराने मॉडल की बड़ी सी हवेली के आंगन में इजी चेयर पर बैठा हुआ अभिषेक रायचंद लगातार अपना एक पैर हिला रहा था और उसके बराबर में उसका एक आदमी मन्नू खड़ा था जो उसका बड़ा वफादार था। उसके हर लीगल से इलीगल काम में भी मदद करता था। मन्नू इस वक्त उसके बराबर में खड़े हुए लगातार किसी को फोन मिलाने की कोशिश कर रहा था। तभी मन्नू थोड़ा हिचकिचाते हुए अपने बॉस से बोला, मालिक मुझे लगता है उन लोगों से नंबर निकालने में कोई गलती हो गई है। कल से लगातार इस नंबर को लगाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई फोन उठा ही नहीं रहा है। यह सुन इजी चेयर पर बैठा अभिषेक गुस्से से लाल होते हुए बोला, तुम्हें एक काम दिया है करने को वह भी नहीं हो रहा। लगता है फ्री के टुकड़े तोड़ने की आदत हो गई है। चुपचाप नंबर लगाते रहो। मुझे पूरा यकीन है कि यह नंबर उसी का है। बहुत बिजी रहने वाला आदमी है वह, कोई तुम्हारी तरह खाली नहीं रहता। हवेली के बाकी के नौकरों के सामने अभिषेक के ऐसे कड़वे शब्द सुनकर मन्नू का सर शर्म से नीचे झुक गया और वह अपनी दबी आवाज में बोला, माफ कर दो मालिक। यह पहली बार नहीं था जब अभिषेक मन्नू से इस तरह बात कर रहा था। वह पहले से ही घर के बाकी नौकरों के साथ ऐसे बात करके उनको पर अपनी धौंस जमाता था। वही मन्नू फिर से फोन लगाने लगा, लेकिन लकीली इस बार कॉल लग गया। फोन देखकर मन्नू फोन जल्दी से अभिषेक की ओर बढ़ाते हुए बोला, मालिक फोन लग गया है। वही उसकी बात सुन अभिषेक ने उसे एक बार गुस्से से घूरा और फिर उसके हाथ से लगभग फोन छीनकर अपने कान पर लगा लिया। अभिषेक फोन लेकर हवेली के आंगन में ही एक कोने की ओर चला गया। तभी फोन के दूसरी तरफ से किसी की कड़क आवाज आई, हेलो कौन? यह सुन अभिषेक थोड़ी दबी हुई आवाज में बोला, हेलो सर, मैं अभिषेक रायचंद बात कर रहा हूं। तभी फिर से फोन की दूसरी तरफ से कोई बोला, आई नो, मेरे मैनेजर ने बताया कि तुमने कितनी बार कोशिश करके मेरी अपॉइंटमेंट ली थी, सिर्फ मुझसे बात करने के लिए। तभी अभिषेक थोड़ा नर्वस होकर बोला, जी बॉस, मैंने काफी रिसोर्स लगाए आपसे बात करने के लिए। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है जिसमें हम दोनों का ही फायदा है। फोन के उस तरफ से कोई बोला, इतनी डेस्परेशन मुझसे बात करने के लिए तो जरूर कोई बड़ी बात है। वेल, पॉइंट पर आओ। यह सुन अभिषेक ने अपनी दबी हुई आवाज में फोन पर कुछ कहा, जिसे सुन दूसरी तरफ से वह आदमी शैतानी हंसी हंसने लगा और फिर वह बोला, इस बारे में हमें मिलकर बात करना चाहिए तो तुम उस एड्रेस पर जाओ जो मैं दे रहा हूं। खैर, मुझसे हाथ मिलाने से पहले अच्छे से सोच लो, कहीं तुम्हारा नुकसान न हो जाए। तभी अभिषेक भी डेविल स्माइल करते हुए बोला, मुझे यकीन है कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे मेरे साथ। आखिर दुश्मन दुश्मन दोस्त ही तो होते हैं। यह बोलकर वह दोनों ही शैतानी हंसी हंसने लगे। आके इंडस्ट्रीज। ऋषभ इस वक्त मीटिंग रूम से एक मीटिंग करके एलिवेटर से अपने केबिन की ओर आ रहा था और उसके पीछे उसका असिस्टेंट कपिल भी था। ऋषभ जो डील करके आया था वह कोई लीगल डील नहीं थी बल्कि एक इलीगल डील थी।
ऋषभ जैसे ही अपने केबिन में आया तभी कपिल कुछ पल रुककर धीरे से बोला, बॉस, वह नीचे बेसमेंट में है। यह सुन ऋषभ बिना कुछ बोले ग्लास वॉल के पास जाकर खड़ा हो गया और अपने होठों के बीच सिगरेट फंसाकर अपनी पॉकेट से लाइटर निकालकर उसे जलाया और फिर एक हाथ अपनी पॉकेट में डालकर उस सिगरेट का धुआं छोड़ते हुए ऊंचाई से मुंबई को देखने लगा। वह इस वक्त कुछ सोच रहा था, लेकिन ऋषभ के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, इसलिए उसके चेहरे को देखकर कोई यह पता नहीं लगा सकता था कि आखिर उसके दिमाग में अभी चल क्या रहा है। कुछ देर ऐसे ही रहने के बाद ऋषभ ने अपनी सिगरेट क्रश करके वही ऐश ट्रे में डाल दी और मुड़कर कपिल को देखा जो अभी भी उसके पीछे खड़ा था। ऋषभ एक नजर कपिल को देखकर बिना कुछ बोले अपनी केबिन में बनी एक बुक शेल्फ की ओर बढ़ गया और उसने जैसे ही उस बुक शेल्फ से एक रेड बुक निकली तो तुरंत वह पूरी बुक शेल्फ एक तरफ हो गई और उसके पीछे एक डोर दिखने लगा जो अभी क्लोज था। ऋषभ ने जैसे ही उस डोर को टच किया तो वह डोर भी एक तरफ होकर पूरी तरह खुल गया। उस डोर के आगे कुछ स्टेयर्स थी और वह नीचे की ओर जा रही थी, जहां सिर्फ जगह जगह पर रेड लाइट ऑन थी। वह बहुत डरावनी सी सीढ़ियां लग रही थी, लेकिन ऋषभ को उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह उस डिम लाइट में भी उन स्टेयर्स से नीचे चला गया और वही उसके पीछे पीछे कपिल भी। वह भी वैसे ही आराम से जा रहा था जैसे वह यहां पहले भी कई बार आ चुका है। कपिल और ऋषभ के वह डोर क्रॉस करने के साथ ही वह डोर ऑटोमेटिकली बंद हो गया था और बाहर से वह सब कुछ पहले जैसे हो गया था। वही नीचे बेसमेंट, ऋषभ और कपिल जैसे ही उन स्टेयर्स से नीचे पहुंचे तो नीचे एक और बड़ा सा गेट था जो ऋषभ की आई स्कैन और उसका हाथ टच होने से ही खुलता था। तभी जैसे ही वह गेट खुला तो वह एक अलग ही दुनिया आ गई जो ऋषभ के हाथों क्रिएट की हुई थी। वहां जगह जगह सेल्स थी जिसमें कुछ लोग बंदी बने हुए थे और उसके हाथों और पैरों में मोटी मोटी जंजीरें पड़ी हुई थी। वही एक तरफ एक बड़ा सा कमरा बना हुआ था जो ओपन था। उस कमरे के एक तरफ टॉर्चर करने के अलग अलग तरह के कई सारी चीजें रखी थी, तो एक तरफ एक छोटा सा स्टेज बना हुआ था जिसके दोनों तरफ जंजीरें टंगी थी और उसके ठीक आगे एक चेयर पड़ी थी जिस पर अभी कोई बंधा हुआ था। वह स्टेज उस पूरे बेसमेंट के बीच में था जो ऐसा था कि आराम से पूरे बेसमेंट में कहीं से भी उसे देखा जा सकता था और बना ही इस पर्पज के लिए था कि अगर किसी कल्प्रिट को सजा दी जाए तो सबकी नजर उस पर हो और बाकी के कल्प्रिट भी उसकी पनिशमेंट देखकर खौफ खाए। यह पूरा बेसमेंट बहुत ही क्रीपी था जहां अच्छे खासे इंसान की हालत खराब हो जाती। वह बहुत ही क्रीपी डिजाइन किया गया था, लेकिन ऋषभ को उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। यह पूरा बेसमेंट ऋषभ की क्रिएट की हुई उसकी अलग ही दुनिया थी जो अर्थ हिस्सा होने पर भी उससे अलग लगती थी और ऋषभ भी यहां आकर अलग ही बन जाता था, एक डेविल और एक मॉन्स्टर। ऋषभ एक नजर बेसमेंट की सेल में बंधे सारे कल्प्रिट को देखकर उस स्टेज रूम की ओर बढ़ गया। तभी उस कुर्सी पर बंधे आदमी के सामने पड़ी एक चेयर पर टांग और टांग रखकर बैठ गया। कपिल ने आगे आकर उस आदमी को उसके बालों से पकड़कर उसका सर ऊपर किया। तभी ऋषभ ने अपने बराबर में रखी एक पानी की बोतल से उसके चेहरे पर पानी फेंका, जिससे वह आदमी हड़बड़ाकर सीधा बैठा, लेकिन अगले ही पल उसे अपनी बॉडी में दर्द महसूस हुआ। भले ही उसके शरीर पर एक भी चोट का निशान नहीं दिख रहा था, लेकिन दर्द उसे बराबर महसूस हो रहा था क्योंकि उसे अंदरूनी चोटें दी गई थी। ऋषभ उस चेयर पर बंधे आदमी को देखते हुए डेविल स्माइल करके बोला, क्या लगा इतना आसान है ऋषभ कुंद्रा पर जासूसी करना? वह आदमी अपनी दर्द भरी आवाज में बोला, सॉरी, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैंने यह सब मजबूरी में किया। तभी ऋषभ फिर से अपनी सर्द आवाज में बोला, यह सब तो करनामा अंजाम देने से पहले सोचना चाहिए था ना। वेल, ऋषभ कुंद्रा की दुनिया में गलती की कोई माफी नहीं होती, होती है तो बस पनिशमेंट जो सबको मिलती। यह सुन वह आदमी दर्द भरी हैरान नजरों से ऋषभ को देखने लगा। अब तक जिन आंखों में दर्द था अब उसमें डर झलकने लगा था। वह आदमी डरते हुए धीरे से बोला, सर प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरी फैमिली है, मैं अपना हर जुर्म। इसके आगे वह कुछ बोलता तभी उसकी पॉकेट में रखा उसका फोन बजने लगा। ऋषभ ने कपिल को कुछ इशारा किया। तभी कपिल ने आगे आकर उस आदमी की पॉकेट से फोन निकाला और रिसीव करके स्पीकर पर डालकर ऋषभ के सामने कर दिया। फोन पर इस वक्त अश्मिता चौहान का नंबर फ्लैश हो रहा था। यह देख ऋषभ डेविल स्माइल करते हुए बोला, तो सीएम साहिबा कैसी है? फोन से आती ऋषभ की आवाज सुन एक पल के अश्मिता सुन हो गई। तभी वह कुछ पल रुककर अपनी अटकती आवाज में बोली, तुम? यह फोन तुम्हारे पास कैसे? बोलते हुए उसकी आवाज में हैरानी के साथ डर भी साफ झलक रहा था। अश्मिता की बात सुन ऋषभ एविल स्माइल करते हुए बोला, ओके कम ऑन मिसेस चौहान, अब सीएम होकर इतनी तो बात होगी ना तुम्हारी कि तुम्हें यह पता चल सके तुम्हारे लगाए जासूस इस वक्त कहाँ है। अगर नहीं है तो फिर बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अपनी कुर्सी छोड़ दो और पद से रिजाइन कर दो। वेरी सिंपल। वही अश्मिता ऋषभ की बात सुन बिल्कुल चुप हो गई थी और फिर कुछ पल रुककर धीरे से बोली, उसे छोड़ दो, मैं कहती हूं उसे छोड़ दो, वरना मेरे पास भी कुछ है जो हो सकता है तुम्हारे लिए सही न हो। यह सुन ऋषभ शैतानी हंसी हंसते हुए बोला, धमकी दे रही हो? ऋषभ कुंद्रा को धमकी दे रही हो? लगता है अब तक जान नहीं पाई हूं कि मैं कौन हूं। अगर ऋषभ कुंद्रा किसी की धमकियों में आने लगा न तो वह ऋषभ कुंद्रा नहीं रह जाएगा। वेल, तुम्हारी इस मासूमियत और नादानी के लिए एक गिफ्ट दे रहा हूं, होप यू विल लाइक इट डॉट। तभी वह आदमी दर्द से जोर से चीखा। चीख इतनी दर्द भरी और तेज थी कि अश्मिता ने अपने कानों पर हाथ रख लिए और फोन को खुद से दूर कर दिया। तभी अश्मिता कुछ पल रुककर धीरे से बोली, यह किसकी आवाज थी? उस एजेंट की? क्या यह गिफ्ट था? ऋषभ सर्द आवाज में बोला, यह तो बस ट्रायल था, गिफ्ट तो अभी मिलेगा। बोलकर उसने 5 से काउंट डाउन स्टार्ट कर दी और जब ऋषभ ने एक कहा तभी अश्मिता के मैशन की डोर बेल बजी। अश्मिता ने जब सर घुमाकर देखा तो दरवाजे पर एक नौकर खड़ा था और उसके हाथ में एक व्हाइट एनवलप था। तभी ऋषभ की ठंडी आवाज उसके कानों में पड़ी, देखती रहोगी या गिफ्ट खोलोगी भी? यह सुन अश्मिता धीमे कदमों से दरवाजे की ओर बढ़ गई और नौकर के हाथ से एनवलप लेकर खोलने लगी। उसमें किसी चीज के पेपर थे।
वह पेपर्स को पढ़ते हुए धीरे धीरे अस्मिता के चेहरे पर पसीने की बूंदें आने लगी थी और उसकी सांसें तेज होने लगी थी। अस्मिता उन पेपर को पढ़ते धीरे से अपनी टूटी हुई आवाज में बोली, यह तो नीलामी के पेपर है। लेकिन यह सुन ऋषभ शैतानी हंसी हंसते हुए बोला, येस यू आर राइट बट यू आर नॉट राइट। ऋषभ कुंदरा के साथ चलाकी और उसके साथ पंगा लेना इज नॉट राइट, और इस गलत की पनिशमेंट यू विल गेट इट फॉर नाउ। बोलकर वह एक बार हंसा और इसी के साथ ऋषभ ने कॉल कट कर दी। ऋषभ की और अस्मिता की सारी बातें वहां मौजूद सबने सुनी थी क्योंकि फोन स्पीकर पर था। अब हर एक की आंखों में डर झलकने लगा था। वह इस बात से डर रहे थे कि ऋषभ ने जब एक सीएम को उसकी जासूसी करवाने पर जब नीलामी जैसी बड़ी सजा दी थी, तो वह उन मामूली से लोगों के इतनी बड़ी गलतियां करने पर उन्हें क्या सजा सुनाएगा। वही इन सब में सबसे ज्यादा डर जो इस वक्त किसी की आंखों में दिख रहा था वह सीक्रेट एजेंट जिसे खुद अस्मिता ने ऋषभ के पीछे लगाया था। वह बहुत ज्यादा डर रहा था। वह इस वक्त ऐसा था जैसे मानो वह बिना मारे ही अभी मर जाएगा। करीब 1 घंटे बाद जब टॉर्चर होते होते उस आदमी ने बिल्कुल अपना दम तोड़ दिया तो ऋषभ अपने हाथ नैपकिन से साफ करके बेसमेंट से बाहर निकलकर अपने ऑफिस में आया और कपिल वही उस एजेंट की बॉडी के बारे में सोचने लगा कि अब उसके साथ क्या किया जाए। वही दूसरी तरफ चौहान मैंशन की डोर बेल एक बार फिर बजी। जब नौकर ने जाकर देखा तो गेट पर इस वक्त एक मिडिल एज आदमी पीट करके खड़ा था। वह आदमी वैसे ही अपनी कड़क आवाज में बोला, जाकर अपनी मैम को बोलो कि कोई उनसे मिलने आया है। वही अस्मिता इस वक्त अपने कमरे में टेंशन में इधर उधर घूम रही थी। उसकी हालत ऐसी थी कि अगर कोई उसको उसकी प्रॉब्लम के बारे में पूछेगा तो वह अभी रो देगी। तभी नौकर अस्मिता के गेट का दरवाजा नोक करते हुए बोला, मैडम आपसे कोई मिलने आया है। यह सुन इस वक्त अस्मिता के चेहरे की हवाएं उड़ गई। उसके दिमाग में एक ही ख्याल आया कि कहीं नीलामी करने के लिए तो कोई सरकारी आदमी नहीं आ गया। अस्मिता थोड़ा अटकते हुए बोली, कौन है? वह नौकर बाहर से ही तेज आवाज में बोला, मैडम नाम नहीं बताए हैं। बोला है कि अपनी मैडम को बोलो कोई उनसे मिलने आया है। यह सुन अस्मिता कंफ्यूज हो गई कि आखिर कौन आया है। कौन आया है अस्मिता से मिलने?